नमस्कार, शुभ संध्या, गुड इवनिंग। सबसे पहले आप सभी को मैं प्रणाम करती हूँ। इस चर्चा में जुड़ने के लिए हमारे कुछ अतिथि अभी नहीं आए हैं। आ जाएँगे, उनको मैं जोड़ती जाऊँगी, चूँकि टाइम हो गया है इसलिए मैंने शुरू कर दिया है, ऑनलाइन कर दिया है लाइव। जैसा कि स्पष्ट है कि आज का विषय, चर्चा का विषय कोरोना के 5 साल और क्या खोया क्या पाया। स्पष्ट विषय है, इसमें कुछ हमें ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है। हालाँकि कुछ लोग ये कहेंगे, कह सकते हैं कि इतना संवेदनशील विषय पर बात करने की क्या ज़रूरत है? ज़ख्मों को हरा करने की क्या ज़रूरत थी? उस संकट को याद दिलाने की क्या ज़रूरत थी? लेकिन मैं कहना चाहूँगी कि मुझे लगता है कि सोशल अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समय-समय पर समाज की स्मृतियों को झंझोड़ते रहना चाहिए। हमें शांत होके बैठना नहीं चाहिए। ये बिल्कुल सच है कि हमारा देश और समाज अभी इतना परिपक्व नहीं हुआ है कि सच्चाई का सामना कर पाए। वो घबराता है, डरता है सच्चाई का सामना करने से। बहुत कुछ गलत लगता ही नहीं। गलत लगता है तो गलत को बोलना नहीं चाहता। हालाँकि ये जो काल हमारा कोरोना काल बीता है, वो हमारे इतिहास का हिस्सा बन चुका है। तो मुझे लगता है उस पर बात होने में हर्ज ही क्या है? हमारे समाज की एक विशेष बात ये है, जो मुझे लगता है कि समाज के लोगों को भूलने की एक आदत है और जल्दी से भुला देते हैं और भुलाकर फिर नए ठीक है, आगे बढ़ जाना चाहिए, आगे बढ़ना ज़रूरी भी है, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि याद रखना चाहिए कि छोटे से अदृश्य वायरस ने किस प्रकार से पूरे देश को नज़रबंद कर दिया था। अदृश्य वायरस ने किस प्रकार से पूरे समाज को, पूरे संसार को, पूरे देश को नज़रबंद कर दिया था, जिसका प्रभाव वैश्विक स्तर पर पड़ा था। हमारा सामाजिक, आर्थिक, व्यापार, व्यवसाय बुरी तरह से प्रभावित हुआ, जिसका असर आज तक खत्म नहीं हुआ है। दिखता है, परिवार उजड़ गया था। यह जो परिवर्तन अदृश्य, किसी का माइक शायद ऑन है, अगर माइक ऑफ कर दें अपना तो बेहतर होगा। और यह वैश्विक जो प्रभाव पड़ा था, आज तक दिख जाता है, कहीं न कहीं दिख ही जाता है, दिखता ही है। क्योंकि परिवर्तन जो एक बड़े स्केल पे होता है ना, वो बहुत कुछ लेकर भी जाता है और बहुत कुछ देकर भी जाता है। परिवर्तन की विशेषता ये खूबी है कि बहुत कुछ देकर भी जाता है। वैसे तो मैं जहाँ तक जानती हूँ, आप लोग भी जानते हैं कि मानव जाति कई अन्य वायरस से प्रभावित होता रहा है। पोलियो, इबोला, जीका और भी अन्य हैं। लेकिन जो हम कोविड-19 की बात करने आज हम बैठे हैं, 30 जनवरी 2020 को WHO ने विश्वव्यापी संकट के रूप में घोषित किया था, जिसने हमें यानी मानव को, पूरे संसार को पूरी तरह से प्रभावित किया था। वैश्विक स्तर पर, जो कि पहले बोल चुकी हूँ, और अनगिनत मौतें, अरबों खरबों डॉलर का खर्चा कोई अछूता नहीं रह पाया था। तो ये आज के हमारे कोरोना काल पर बोलने का उद्देश्य ही यही है कि हम उसको थोड़ा सा उसके बारे में चर्चा करें, बात करें, और जो हमारे अतिथि आ चुके हैं उनका मैं परिचय दे दूं। जो नहीं आए हैं, आते जाएंगे, मैं परिचय देती जाऊंगी। चूंकि 8-1 हो गया था तो मैं इसको शुरू कर देती हूँ। हमारे साथ जुड़े हैं हमारे साइड में अखलाक खान भारतीय जी। नमस्कार सर, आपका स्वागत है। आप भारतीय रेल के मैकेनिक इंजीनियर हैं विभाग में, और रंगमंच पर लगभग 20 वर्षों तक भारतीय रेल के लिए सक्रिय योगदान करते रहे हैं। आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, काशी काव्य संगम साहित्यिक संस्था के संरक्षक भी हैं, और समय समय पर विभिन्न संस्थाओं द्वारा सम्मान आपका होता रहा है। तो मैं चाहूंगी कि आप गाजीपुर से हैं लेकिन रहते हैं वाराणसी में। मैं चाहूंगी कि सबसे पहले अखलाक सर को मैं बुलाऊं और वो अपना एक्सपीरियंस, उसके बारे में जो भी मैं पहले कह चुकी, कोई भी ऐसी बात नहीं करने से किसी का जख्म हरा हो जाए, लेकिन कोरोना पर जो भी आपके मन में अनुभव रहे, विचार रहे, क्या होना था, क्या नहीं, जो भी आपको उचित लगता है, मैं इसमें कोई गाइडलाइन नहीं देना चाहती हूँ। आप अपनी तरफ से बताइए, क्योंकि बनारस में भी बहुत स्थिति खराब थी। बनारस में थे उस समय, बनारस में थे, बनारस तमाम स्कूल, शिक्षा, व्यवसाय सब कुछ तो बंद हो गया था। सारे ऑफिस
वर्क फ्रॉम होम चल रहे थे, और वो वर्क फ्रॉम होम आज तक चल रहे हैं काफी कंपनियों के, ये आप भी जानते हैं। तो आप प्लीज आइए और कोरोना के बारे में कुछ बताइए, क्या कहना चाहते हैं, अपने विचार यहाँ रखिए। स्वागत है आपका। सबसे पहले तो मंजुला जी, मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, इस बात के लिए आपको साधुवाद देना चाहता हूं कि 5 वर्षों के बाद एक सार्थक चर्चा आपने रखी। आज से ठीक 5 वर्ष 1 महीने पहले जो है, लगभग 11 मार्च 2020 को इसे महामारी घोषित कर दिया था विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। और तब से 5 साल हम लोगों ने कोरोना देखा, और देखने के बाद 5 साल हम लोग बिता दिए, बड़ा लापरवाही में बिता रहे हैं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी थी जो कोरोना ने हम लोगों को सिखाई। सबसे पहले तो हम अगर चर्चा कर लें कि लगभग कितने लोग संक्रमित हुए, मुझे लगता है कि लगभग 78 लाख जैसे कि आंकड़े रहे हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन के। लगभग 78 करोड़ से अधिक लोग जो है प्रभावित हुए थे, और 70 लाख लोगों की लगभग मौतें हो गई। लेकिन इस बीमारी ने एक बड़ी अच्छी चीज हम लोगों को सिखाई भी। देखिए, इससे पहले बहुत सी तमाम बीमारियां देखी हम लोगों ने, अपने बचपने में हैजा वगैरह भी देखा, और उसके बाद ये चिकनगुनिया और क्या क्या चला आता है, मगर किसी बीमारी में लोग गंभीर नहीं हुए। कोरोना ने लोगों को इतना गंभीर किया कि आने वाली बीमारियां, कोरोना या कोरोना जैसी जो भी बीमारियां वायरस के इससे हो रही हैं, इनके फैलने के तरीकों की निगरानी करने का एक कायदे से हम लोगों को गाइडलाइन दे दिया कि इस तरीके से हम बीमारियों को फैलने के तरीकों की निगरानी कर सकते हैं। तो हम लोगों की सोच को मौलिक रूप से कोरोना ने बदला। और मैं बनारस में था उस वक्त, मैं उसका वर्णन नहीं कर पाता हूं। कभी भी ये होता है तो मैं थोड़ा सा भटकने लगता हूं कि बनारस में उस वक्त में कितना विभत्स, किस तरीके से हम लोगों ने देखा था मानवता को तार तार होते हुए। और हम लोग रेल से जुड़े हुए हैं, तो चूंकि रेलवे के पास एक जिम्मेदारी भी थी कि ऑक्सीजन हम लोगों को जुटाना था। उस लॉकडाउन में हम लोग कहां कहां जाके ऑक्सीजन जुटाते थे, सिलेंडर ले आके हॉस्पिटलों को देते थे। और एक जो सबसे बड़ी बात थी वो ये थी कि जो लोग संक्रमित हो गए उनके परिवार से कोई निकल नहीं पाता था। बाकायदा टीम बना करके हम लोगों ने लोगों के यहाँ सब्जियां पहुंचाई, दूध पहुंचाए। मेरा खुद का रेलवे आवास जो है उस वक्त में डिपो बना हुआ था। दवाइयां हॉस्पिटल मेरे आवास पे भेजता था, और संक्रमित लोगों के घरों पे दवाइयां मैं अपने लोगों से पहुंचवाता था। इस तरीके से हम लोगों ने काम किया। तो एक सिस्टम तो कोरोना ने बता ही दिया था, एक सिस्टम उसने लॉन्च कर दिया कि हमको इस तरीके से लड़ना है बीमारी से। बाकी बीमारियों ने ऐसा नहीं किया। आपने अभी कहा कि इस पे चर्चा नहीं होनी चाहिए या किसी को ठेस नहीं लगना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर थोड़ी ठेस भी लगे तो भी चर्चा होनी चाहिए, इसलिए कि इसको जिस तरीके से हम लोगों ने झेला है 5 साल के बाद, अब इस पे हम चर्चा कर रहे हैं तो बड़ा हल्के में चर्चा कर रहे हैं। लेकिन वास्तव में उस वक्त में जैसे हम लोगों ने झेला है, वो जो लोग उसमें फंसे हैं वही जानते थे। अब जैसे 3 बार मैं स्वयं संक्रमित हुआ, लोगों के यहाँ सब्जियां पहुंचाने, दूध पहुंचाने, राशन पहुंचाने के इसमें, इस क्रम में 3 बार मैं संक्रमित हुआ। और 3 बार वो 14-14 दिन मैंने किस तरीके से काटे हैं कि एक कमरे में परिवार के लोग कमरे के दरवाजे तक आते थे, वो अंदर आना चाहते थे, मैं जबरदस्ती रोक देता था कि मेरा खाना दरवाजे के पास रखो। दरवाजे से खाना उठाना और परिवार के लोगों से उस कमरे में ना आने देना। आप सोचिए कि एक बाप होने के नाते मैं अपने बच्चों से 14 दिन नहीं मिला। 14-14 दिन का 3 बार का वक्फा ऐसा हुआ कि मेरे बच्चे दूसरे कमरे में और मैं दूसरे कमरे में बैठा हुआ हूं। हमारी फोन से बात हुआ करती थी एक दूसरे से, मतलब 2 कमरों में बैठे हैं और फोन से बात हुआ करती थी। तो दो राय नहीं है कि कोरोना एक त्रासदी थी। इस प्रकार की त्रासदी दोबारा ना आए। हालांकि हमारी वैज्ञानिक क्षमता में भी इसने सुधार किया है, इसमें दो राय नहीं है। हमारे वैज्ञानिक क्षमता में इसने इतना सुधार किया कि हमारा वो प्लेटफॉर्म जो चिकित्सा जगत से जुड़ा हुआ है वो अचानक उन्नत हो गया। और महामारी की शुरुआत में जो हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल था कि क्या हम करेंगे, उतनी ही जल्दी हमारे वैज्ञानिकों ने इसकी वैक्सीन बना दी। और ये हमने देखा कि कितनी जल्दी हम एक वैक्सीन डेवलप कर सकते हैं। हालांकि अभी पूरी तरह से उसको डेवलप नहीं समझा जा सकता है मेरे अपने विचार से, बाकी वैज्ञानिकों के क्या विचार हैं वो उसकी टेक्निकलिटी समझते हैं। लेकिन मेरा अपना मानना है कि किसी भी टीके को विकसित होने में कुछ वर्षों का वक्त लगता है, और कोरोना का टीका विकसित करने में ये वक्त हम लोगों ने दिया नहीं है। फिर भी मुझे लगता है कि छोटे मोटे साइड इफेक्ट्स के अलावा बाकी उससे कोई बहुत बड़ा प्रभाव नहीं पड़ा था। हाँ, उस वक्त में मारामारी हमने देखी थी,
कि ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए, और कुछ ऐसे लोगों को तो मैंने इस तरीके से मरते हुए देखा था कि मुझे लगता था कि उनको मरना नहीं चाहिए था। बहरहाल ऊपर वाला जिसका जब लिख देगा, जितनी सांसें लिखता उतनी ही जी के जानी होती हैं, इससे अतिरिक्त कोई नहीं जीता। फिर भी मेरे अपने समझ में जो आया कि जो ऑक्सीजन सिलेंडर हम लोग पहुंचाते थे हॉस्पिटलों में और लोग संक्रमित होकर आ रहे हैं, उन्हें ऑक्सीजन लगा दिया जा रहा है। मेरा अपना मानना यह है कि जब आदमी सेंसलेस होता है तो ऑक्सीजन उसके यहां जब प्रवाहित की जाती है तो वो ऑब्जर्व करता है, चूंकि सेंसलेस है, बेहोश है। लेकिन होश में उसकी सांसों का तारतम्य और ऑक्सीजन के आने की गति दोनों में फर्क होता है। तो एक बड़ा फर्क ये भी था कि लोग बीमार हुए और दहशत में बहुत से लोग मरे, घबराहट में मरे। मैंने वो दौर भी देखा कि ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर के खरीद के रखा गया, हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए था, लेकिन बहुत से लोगों ने रखा खरीद के। तो तमाम चीजें थी और कोरोना ने बहुत सी चीजें हम लोगों को समझा दी। अगर हम बात करते हैं इस पे कि हमारे वैज्ञानिकों ने इतने कम समय में क्या विकसित किया, वैज्ञानिकों तक तो हम नहीं जाते हैं, अभी उसको छोड़ते हैं, केवल हम अपने नागरिकों की बात करें तो मंजुला जी, हमारे नागरिकों ने एक दूसरे की इतनी मदद की थी उस पीरियड में कि मुझे लगता है कि 14 दिन के क्वारंटीन पीरियड में एक परिवार जब एक कमरे के अंदर बंद हो जाता है और उस परिवार का दूसरा हिस्सा दूसरे कमरे में बंद होता है, बाहर कोई नहीं निकल सकता है, तो उनके लिए जीविका चलाना बड़ा मुश्किल हो जाता। पैसा रहते हुए उनके पास न राशन पहुंच पाता, न सब्जी पहुंच पाती, कुछ भी नहीं पहुंच पाता। तो मुझे लगता है कि उस वक्त में जो मानवता लोगों ने एक दूसरे के प्रति दिखाई, उसकी बहुत आवश्यकता है और आगे भी है। ये सौहार्द बना रहना चाहिए। हाँ, उसके साथ एक और बुरी चीज दिखी, वो ये दिखी कि लोगों में घबराहट, दहशत इतनी अधिक थी कि अचानक दिल्ली जैसे शहर में या बंबई जैसे शहर में ये अनाउंस होता था कि रात 8 बजे से लॉकडाउन लगेगा और सुबह 5 बजे भोर से पैदल बिहार की तरफ चलते हुए लोग दिखाई पड़ते थे, पैरों में छाले पड़ जाते थे, उनकी सारी दुर्गति हो जाती थी, लेकिन मीलों पैदल चल के जाते हुए देखा गया लोगों को। इतनी दहशत थी इस बीमारी की। और मैं नहीं चाहता हूं, मेरा अपना मानना है कि मैं नहीं चाहूंगा या और कोई भी नहीं चाहेगा, ईश्वर न करे कि इस प्रकार की महामारी दोबारा आए। इस महामारी के दौरान ये तो स्पष्ट हो ही गया कि शिक्षा हमारे देश में सबसे, हमारे देश में क्या विश्व में सबसे कम डिजिटल क्षेत्रों में से एक शिक्षा है। सबसे अधिक प्रभाव इस महामारी ने अगर डाला तो शिक्षा के ऊपर डाला। बहरहाल उसका भी विकल्प खोजा गया किसी हद तक कि बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस हुई, मोबाइल उस वक्त में उन्हें खरीद के देना पड़ा और बच्चे उस तरीके से क्लास करते रहे, लोग वर्क फ्रॉम होम करते रहे। तो ये एक तरह से हमने उसका डिजिटलीकरण कर दिया था, लेकिन शिक्षा सबसे ज्यादा प्रभावित हुई, इसमें दो राय नहीं है। और स्कूल बंद होने से कोविड-19 के दौरान दुनिया भर के बच्चों पे जो दुष्प्रभाव पड़ा है वो हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं। वो कोर्स पूरा नहीं हो पाया, बच्चे जहां तक जाना चाहते थे जा नहीं पाए। और उसके बाद की परिस्थिति ये है कि मान लीजिए कोविड तो बीत गया, स्कूल भी चलने लगे, बच्चे एजुकेशन भी लेने लगे, और उसके बाद जो दूसरा सिस्टम चला है पेपर आउट वाला, इसका तो कुछ कहा नहीं जा सकता। खैर, ये पेपर आउट वाला, इस पे चर्चा होना भी नहीं चाहिए, इसलिए नहीं होना चाहिए कि हम कोरोना पे बात करने बैठे हैं। इस महामारी के दौरान शिक्षा को, जैसा मैंने बताया, सबसे कम डिजिटल क्षेत्रों में था। उसके बाद भी प्रशासन ने ये व्यवस्था की, स्कूलों ने ये व्यवस्था की कि नहीं, बच्चों तक शिक्षा पहुंचती रहे, और बाकायदे उसका डिजिटलीकरण किया लोगों ने। इस महामारी ने समाज में स्कूलों की भूमिका के बारे में भी और अधिक जागरूकता पैदा की। कोविड का सबसे गंभीर असर सीधे सीधे युवाओं और महिलाओं के रोजगार पे पड़ा, ये हमने भी देखा, आप सभी ने देखा है। गरीबी बढ़ गई, वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक चुनौती कोविड ने खड़ी कर दी। यहां तक कि अमेरिका और कैरिबियन क्षेत्र के लिए भी दिक्कतें पैदा हो गई थी। जो बड़ा अमीर समझे जाते हैं कि नहीं, इनकी अर्थव्यवस्था टूटती नहीं, लेकिन वो भी अर्थव्यवस्था टूटती हुई दिखी। हालांकि इस महामारी के बाद थोड़ा सा सुधार ये हुआ कि नौकरियों में थोड़ा तेजी से सुधार हुआ, और इस तरीके का सुधार हुआ कि हम लॉकडाउन नहीं भी रहे हैं तो भी ऑनलाइन हम लोगों ने काम किया और महीनों तक किया। तो ये एक सुधार कहा जा सकता है। लेकिन हम ये इतने तनाव में थे उस वक्त में, या जलवायु परिवर्तन इतना हो गया उस दौरान
कि मैंने ये देखा कि दिल्ली से जब तस्वीरें आती थी तो मुझे पहली बार देखा कि यमुना का पानी भी साफ है, झाग मुक्त है। आज तो झाग युक्त दिखता है, उस वक्त में झाग मुक्त दिखा था। तो मुझे सर लगा जी कि हम जो मैं बाहर थोड़ा सर मैं थोड़ा जी सा जी बोले। इसमें रोकना चाहूंगी। मैं कहना चाहती हूँ, मैंने अलग अलग जगहों से इसलिए जोड़ा है, जैसे आप गाजीपुर, वाराणसी, स्मिता जी 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 दिल्ली, नोएडा, और अनुजा जी लखनऊ, ठीक है। तो जी आप जी थोड़ा सा मतलब अपने एरिया, अपने उधर की बातें की जाए। पूर्वांचल किस तरह से प्रभावित हुआ, पूर्वांचल में क्या हुआ, वाराणसी, गाजीपुर, लखनऊ, गोरखपुर, आपका जो है गोरखपुर, उसके उस देखिए मिला जुला। वहां पे क्या स्थिति थी, क्योंकि वहां पे लोग थोड़ा निचले मानसिक स्तर भी, और यूं कह लीजिए थोड़ा सा दिल्ली के कंपेरेटिवली थोड़ा सा अलग समाज वहां का है। अलग वहां है, के हाँ समाज में बिल्कुल कैसा अलग। रहा? हाँ जी। जी तो मैं बिल्कुल। अलग अलग जगहों से जोड़ने का मकसद ही यही है कि अपने अपने तरफ का की बात की जाए। तो अब हम आपको सेकेंड राउंड में आपको मैं बुलाऊंगी फिर से अपने तरफ की बात करने जी के जी लिए कि आप पूर्वांचल कैसे प्रभावित हुआ। और क्योंकि देखिए ये ऐसा समय था कि बहुत से लोग जो नहीं समझदार थे, जो कि चीजों को नहीं समझ सकते थे, और पूर्वांचल ज्यादा इस चीजों से ग्रसित है, उन पर कुछ अलग तरीके का प्रभाव पड़ा। और हमारे दिल्ली शहर में कुछ अलग तरीके का प्रभाव पड़ा, लखनऊ में जी जी मानसिक जी स्तर पर अलग बिल्कुल। तरीके का प्रभाव पड़ा है, सामाजिक आर्थिक तो एक ही पड़ा है सब जगह, लेकिन जो जी मनोवैज्ञानिक स्तर पर प्रभाव पड़ा है वो अलग अलग तरीके का पड़ा है, अलग अलग तरीके से ग्रसित हुए हैं लोग। तो मैं इसके बीच में थोड़ा सा नाम लेना चाहूँ जो लोग जुड़े हुए हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है कि लोग सुन रहे हैं। हमारे पर्दे के पीछे संध्या दीक्षित जी जुड़ी हैं, स्वागत है आपका। सरिता गर्ग जी जुड़ी हैं, स्वागत है आपका। रामदेव राही जी हैं, संस्थान बरेका वाराणसी से आलोक जी हैं, सभी को प्रणाम कह रहे हैं। नाथ सोनांचली जी हैं जी। कोरोना काल में कई जगह सरकारों की असंवेदनशीलता भी दिखाई दी। हम बात करेंगे, जरूर बात करेंगे, अगर हम जुड़े हुए हैं, बात कर रहे हैं तो जरूर बात तो आएगी, सब तरीके की बात आएगी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि केवल बस हम यही बात करेंगे कि क्या तकलीफ हुई, क्या नहीं तकलीफ हुई। ये भी तकलीफ हुई थी, इस पर ही बात होगी। और हमारे इतने लोग जुड़े हुए हैं तो वो बताएंगे क्या हुआ था। अभी देखते हैं, शकुंतला जी आ गई हैं। नमस्कार शकुंतला जी, कैमरा ऑन कर लीजिए आप भी। लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जुड़े हुए हैं उस साइड हमारे श्रोतागण में से। तो जितने भी श्रोतागण जुड़े हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और शकुंतला तोमर जी ग्वालियर से आ गई हैं, आपका स्वागत शकुंतला जी। बहुत छोटी सी दिख रही हैं आप, थोड़ा सा पास कर लीजिए अपने आप को। यस, हाँ ठीक। या मोबाइल अपना हॉरिजॉन्टल कर लीजिए थोड़ा, ऐसे छोटे से में दिख रही हैं जी। बहुत बढ़िया। तो मैं कह रही थी कि विभिन्न शहरों से जोड़ने का मेरा मकसद ही यही है, पूर्वांचल से, ग्वालियर से, दिल्ली से, नोएडा से। तो जोड़ने का मतलब ही यही है कि आपने क्या महसूस किया अपने शहर में, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ ये तो अलग बात है, लेकिन कैसा रहा, कैसा महसूस किया, क्या होना चाहिए था, क्या नहीं होना चाहिए था। और मैं इसमें गाइडलाइन नहीं दूंगी, या आप बताएंगे। तो अभी मैं आपके सामने जुड़ी हुई हैं। अनुजा जी जा चुकी हैं, अनुजा जी आइए प्लीज, कैमरा ऑन कर लीजिए। तो हमारे सामने शायद हरीश जी आ चुके हैं, ऐसा लग रहा है। पूजा जी क्यों आई हैं, पूजा जी, अच्छा कोई श्रोता जुड़े हैं। मैं एक अनाउंसमेंट कर दूं कि आज का जो ये स्ट्रीम यार्ड है मैंने फ्लेक्सिबल रखा हुआ है। जो जुड़ना चाहेगा बताएगा, मैं उनको स्ट्रीम यार्ड का लिंक दे दूंगी। और मैं तो वैसे कहना चाहती हूँ कि जो जुड़ना चाहता है, जो अपनी बात कहना चाहता है, कमेंट करे एक कमेंट, उसी कमेंट के आधार पर मैं लिंक दूंगी और आप इस पर जुड़ेंगे, अपनी बात कहेंगे। लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी लास्ट में उपसंहार वक्तव्य के रूप में आएंगे, वक्ता के रूप में आएंगे, और उनको हम बुलाएंगे। अब हम बुलाना चाहते हैं यहाँ पर लखनऊ से जुड़ी अनुजा जी। अनुजा जी के बारे में अगर हम कहें तो अनुजा जी हमारी लखनऊ से हैं, और ये इनके बारे में हम बताना चाहते हैं कि ये अनुजा शुक्ला इनका पूरा नाम है। ये 3 दशकों से सृजनात्मक कार्य कर रही हैं, और पत्रकारिता के क्षेत्र में भी रही हैं, और सृजनात्मक कार्य भी करती रही हैं, शिक्षा के क्षेत्र में भी रही हैं, ट्रेनिंग करवाती रही हैं लोगों को। बहुत सारे काम इन्होंने जीवन में किए हैं अपने, और आज भी करती जा रही हैं।
तो नतीजा क्या है कि अनुजा जी को जितने अनुभव हैं या अनुभव पर काम करती रहती हैं, समाज के में उतर कर ये प्रैक्टिकली काम करती हैं, तो इनके काम करने का तरीका अलग है और अध्यापन में भी जुड़ी हुई हैं। पत्रकारिता इन्होंने किया ही है, गैर सरकारी संस्थाओं के साथ स्त्री, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, ग्रामीण मुद्दों पर कार्य, मध्य प्रदेश और बुंदेलखंड से पहले सामुदायिक रेडियो की स्थापना तथा सामुदायिक रेडियो के माध्यम से लोक संस्कृति संरक्षण के कार्य में पुरस्कार मिला है इनको। तो अनुजा जी ने जो कि गांव में भी काम किया है और लोगों के साथ भी काम किया है, तो मुझे उम्मीद है कि कोरोना काल में भी इनसे छूटा नहीं होगा, इन्होंने बहुत काम किया होगा। और मैं चाहूंगी कि आप आए और अपना शेयर करें अपने कोरोना काल के परिस्थितियों के बारे में। और स्वागत है आपका अनुजा जी। मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है तो आप आइए। आपको मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है? आ रही है, बोलिए। तो आपने कुछ ज्यादा ही बता दिया मुझे लगता है मंजुला जी मेरे बारे में। इतना कुछ नहीं किया गया है जीवन में, बहुत थोड़ा सा काम है। मेरे देखिए जो डेटा है मुझे लगता है कोरोना को लेकर के, और जो लोग सरकारी तंत्र में काम कर रहे हैं या अस्पतालों में काम कर रहे थे या फिर किसी ऐसे सिस्टम में काम कर रहे थे जहां पर एक सामूहिक मदद की जरूरत थी, मुझे लगता है कि वहां पर उनके पास उस तरीके के अनुभव, जैसे कि अभी अखलाक साहब ने बताए हैं, बहुत सारे उनके पास अनुभव होंगे। हम लोग उस वक्त, मैं पर्सनली अपनी बात कर रही हूँ, मैं उस वक्त शहर के एक कोने में एक घर में अकेले रहती थी उन दिनों, क्योंकि मेरा ऑफिस बाराबंकी में था और मुझे वहां से जाना पड़ता था, तो मैं अपने घर के अंदर भी नहीं रह रही थी। पर वहां पर रहते हुए मेरी भी सारी व्यवस्थाएं बनी थी, लेकिन बहुत सारी चीजें क्योंकि हम सब बंद हो गए थे घर में और मैं अकेली रहती थी, और मैं मेरे जो बाहर से कनेक्शन के साधन थे वो केवल एक मोबाइल फोन था या फिर थोड़ा बस ये सोशल मीडिया। बाकी मेरे पास टीवी चैनल और न्यूज़पेपर्स वगैरह कुछ भी नहीं थे उस वक्त कि मैं लोगों से बात कर सकूं या कुछ उसके बारे में मुझे पता चल सके। लेकिन हमारे घर में जो काम करने वाले आते थे, जो मुझे दिखाई दिया, जो सन्नाटा बाकी जगहों पर लॉकडाउन के दौरान था, मैं पहली वाली जो वेव थी उसका और जो दूसरी वेव थी, दोनों के अनुभव मिलाकर कहना चाहूंगी। पहली वेव तो सच बात, जैसा कि अभी अखलाक जी ने कहा कि एनवायरमेंट, एटमॉस्फेयर एकदम साफ हो गया था और एकदम शांति हो गई थी। और वो पहला वेव में, क्योंकि इसको किसी ने उस समय गंभीरता से लिया नहीं, मैं इंडिया की बात कर रही हूँ, किसी ने गंभीरता से लिया नहीं। और एक्सक्यूज मी, ये कुछ चला गया है, सारे लोग नहीं है क्या अभी? नहीं, सब लोग हैं, आपको मैं हूँ, सुन रहा फ्रंट हूँ। पे लाया गया, सब है, आप फ्रंट पे किया गया है, सेटिंग में किया गया। ठीक, अच्छा। तो ऐसा था कि पूरा कमोवेश वही हाल, जिसमें कि लोगों को बाहर का माहौल एकदम अच्छा हो गया, शांत हो गया, एकदम से एनवायरनमेंट में बहुत बड़ा फर्क आया। हम लोगों को चिड़ियों की आवाजें सुनाई पड़ने लगी, मोर छतों पर आने लगे, ये सब तो एक नेचुरल तरीके से फर्स्ट वेव में हुआ। और वो सारी चीजें जो की जा रही थी कि घंटी बजाओ, दिया जलाओ, शंख फूको और बाहर निकलो, ये करो, वो सारे भी टोटके सरकार के तरफ से जो आ रहे थे वो चल रहे थे, लेकिन किसी को इसकी गंभीरता का आभास शायद इतना ज्यादा नहीं था, क्योंकि देश में उस फर्स्ट वेव में बहुत ज्यादा चीजें नहीं हुई थी। इतना जरूर हुआ क्योंकि खाने पीने की चीजें सब तरफ से बंद हो गई थी। मुझे याद है कि मेरे घर में जो काम करती थी, उसने एक दिन मुझसे कहा कि हम कल से नहीं आएंगे क्योंकि हमारे पास खाने को कुछ नहीं है और कुछ नहीं बचेगा तो हम नहीं खाएंगे। मैं एकदम हड़बड़ा गई। हालांकि उन दिनों हम लोग सब घर में काम कर रहे थे और अपना अपना काम खुद कर रहे थे, पर बीच में क्योंकि आदतें उस तरीके की नहीं रही, स्वास्थ्य साथ नहीं देता था, तो मुझे उसकी मदद की जरूरत पड़ी। मैंने कहा तुम्हारे घर में खाने को नहीं है?
तो फिर मैंने संपर्क स्थापित करने शुरू किए और लोगों से कि भाई जो ये गरीब समुदाय के लोग यहाँ पर रह रहे हैं इस एरिया में, क्योंकि कई जगहों पर ऐसा हो रहा था कि जो पॉलिटिकल पर्सन्स हैं या कम्युनिटी ग्रुप्स हैं, ये लोग खाने पीने का अरेंजमेंट कर रहे थे। तो पहले तो मैंने झटपट मेरे पास जो कुछ था उसमें से आधे से आधा निकाल के उसको सब पैक करके दिया कि तुम ले जाओ, भूखा कोई नहीं रहे, खाना ले जाओ, इसमें से बनाओ जा करके। फिर मैंने आनन फानन तमाम लोगों से संपर्क किया और लोगों को खाना कहाँ मिल रहा है, कहाँ सामुदायिक किचन है, कहाँ क्या है, वो सारी चीजें कोऑर्डिनेट करके मैंने उसको बोला कि भाई खाना तुमको यहाँ से मिलेगा। खैर ये दीगर बातें हैं, इसमें कोई आत्म प्रशंसा की बात नहीं, वो समय एक दूसरे की मदद करने वाला था। फर्स्ट वेव उतनी खतरनाक नहीं थी, लेकिन बीच में मेरे अपनी फैमिली में हम लोग सब अपने अपने फ्रंट पर छटपटा रहे थे। बहुत से लोगों से बातचीत होती थी लेकिन समझ में कुछ आ नहीं रहा था कि क्या हो रहा है। उस दिन मुझे पता चला मेरे घर में मेरे भाई की तबीयत खराब है, फिर मम्मी की तबीयत खराब है, फिर सब लोग बीमार पड़ गए। मुझसे कहा गया कि तुम घर चली आओ। अब मेरे सामने एक बहुत बड़ी सी समस्या थी कि मैं अपने घर कैसे जाऊं। मैं उस कोने में अकेले रह रही थी। फिर मेरे पास फोन आया कि कोई घर नहीं जाए, तुम घर कहीं नहीं जाओगी, तुम खुद, मैं थोड़ा अस्थमा से ग्रस्त हूँ, तो कि तुम मत जाना, तुम अस्थमा से परेशान हो सकती हो तुम्हें जल्दी अटैक करेगा। और मुझे घर नहीं जाने के लिए सब तरफ से मना कर दिया, पूरी फैमिली में और जो डॉक्टर्स थे सबने मना कर दिया कि खाना भिजवा दिएगा। वो इतना पेनफुल टाइम था कि आप हैं घर में, आपके घर के लोग कह रहे हैं कि हमको क्या मदद नहीं मिल सकती है, और आप पहुंच नहीं पा रहे हैं वहां पर। लेकिन उस समय तक ऐसी कोई अप्रिय खबर नहीं थी। जब दूसरी वेव आई तब तक मैं अपने घर में वापस शिफ्ट हो चुकी थी, क्योंकि हालात ऐसे थे कि अकेले रहना कोई भी सेफ फील नहीं कर रहा था। उस वेव में समझिए कि जो कुछ सोशल आसपास चल रहा था, जो जिस तरीके से कि कहीं पर किसी को ऑक्सीजन की जरूरत है तो हम वो कोऑर्डिनेट करते थे। हमारे पास संसाधन था एक मोबाइल, फटाफट मैसेज भेज करके कि भाई ऑक्सीजन चाहिए, यहाँ जिस को भी मिल जाए वो दे जा करके। सेकेंड वेव में मेरे अपने घर में ही कुछ हादसे हो गए और वो इतना डरावना समय था हम लोगों के लिए, और मुझे लगता है वो सबके लिए डरावना समय था। हर कोई अपने घर में सहमा बैठा था क्योंकि लाशों की कतारें लगी थी। मैं गई ऑफिस और लौट के आई, मैं ऑफिस में कहीं काम कर रही थी उस वक्त, तो मुझे रास्ते में, हमारे यहाँ लखनऊ का एक शमशान घाट है, भैंसा कुंड जिसको कहते हैं, वहां पर रास्ते से मैं निकली। मैंने देखा बहुत सारी बसेस खड़ी और बहुत सारे लोग वहां पर इकट्ठा हैं। ठीक है, इतने सारे लोग क्यों हैं? मैं घर आई, डर के मारे मैंने किसी से कुछ कहा नहीं। अगले दिन लॉकडाउन लग गया। उसी दिन कम से कम 8-10 बसेस और 8-10 डेड बॉडीज वहां पर, बल्कि मैं आपको बताऊं उस दिन क्या हुआ था कि मेरे अपने घर में मेरी एक कजिन भाभी है, उनकी डेथ हो गई थी हार्ट की प्रॉब्लम से, और मेरे घर के भाई मेरा गया था वहां। उसने लौट कर बताया कि वहां 40 चिताएं जल रही थी। हम लोग इतना भीतर से डर गए सारे लोग, 40 चिताएं जल रही मतलब फिर कुछ हो रहा है। वो तो आके उसकी तबीयत खराब हो गई। मेरी अपनी सिस्टर की डेथ की खबर हमको मिली और हम लोगों को उसके पहले कोई खबर नहीं थी। और उसके बाद जब उसकी डेथ हो गई हम लोग समझ ही नहीं पाए, उसको कमरा नहीं मिल रहा था कि कमरा दिला दो, कमरा दिला दो, कमरा कहीं नहीं मिल रहा था। फिर सडनली पता चला कि उसकी डेथ हो गई। हम लोग सब अपने अपने कमरे में सहमे हुए बैठे। मेरे घर में 4 लोग, 4 प्राणी और 4 कमरों में सहमे बैठे, कौन किससे क्या बात करे। वो इतना टेंशन वाला समय था और मुझे लगता है बहुत सारे लोगों के साथ यही सब हादसे हो रहे थे। उसके घर में अब हम लोग, पता चला वो और उसके हस्बैंड दोनों एडमिट हैं। हम लोग हाथ जोड़ के मनाते ही रहे कि भाई। अनुजा जी एक मिनट, मैं तो बोलना चाहूंगी, ये व्यक्तिगत तो बहुत लोगों के साथ घटनाएं घटी हैं, आप लखनऊ के माहौल को किस तरह से देख रही थी? पूरे आपके शहर के माहौल का क्या? यही चीजें थी। देखिए लखनऊ के माहौल में भी यही चीजें थी और उनमें बहुत सारे लोग मतलब शिकार हो रहे थे। जो व्यक्तिगत मामले वो केवल परिवार के नहीं हैं, मेरे दोस्तों में भी बहुत सारे लोगों के संग ऐसा हो रहा था
और हॉस्पिटल्स की ये हालत थी, एक दो लोगों ने मुझे बताया ये बात कि जब हम अपनी गए एडमिट कराने के लिए तो वो इतनी बुरी हालत थी वहाँ की, वार्ड्स में ही क्या कहते हैं गंदगी बिखरी पड़ी है, सारी गंदगी वार्ड में बिखरे, वहाँ कोई सफाई करने वाला नहीं है, लोगों से संपर्क नहीं हो पा रहा है, लोग फैमिली में जो लोग एडमिट है वहां पर उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, लोग लेकर के अपने पेशेंट को घर आ गए कि भाई अगर मरना होगा तो ये घर पर ही होगा, मरेगा, और वहां पर ऑक्सीजन अरेंज कराई गई। तो बहुत सारे लोग बहुत से स्तरों पर काम कर रहे थे। व्यक्तिगत अनुभव मैंने बांटने इसलिए शुरू करिए करे क्योंकि व्यक्तिगत अनुभव आईना होते हैं पूरी सोसाइटी का। इस तरीके से मतलब जो हमारे ऊपर बीत रही थी वही सबके ऊपर बीत रही थी। खाने के लिए बहुत सारी, चलिए भाई खाना तो आप ऑनलाइन मंगा लेंगे, जो ये सब चलते हैं इनसे मंगा लेंगे, लेकिन जो एक सहमापन पूरी सोसाइटी में बिखरा पड़ा था कि पता नहीं कब कहाँ से क्या खबर मिल जाए, और जो व्यवस्थाएं थी वो मुझे नहीं लगता व्यवस्थाएं पूरी पड़ रही थी, क्योंकि देखिए मैं बाहर तो निकल नहीं रही थी और मेरे बहुत संपर्क भी उस वक्त नहीं, संभव ही नहीं थे क्योंकि सब अपने अपने फ्रंट पर जूझे हुए थे। तो लखनऊ का जो उस तरीके का आप खबर अगर चाह रही है, जैसे कि अभी अखलाक साहब ने बताया क्योंकि वो तो काम कर रहे थे, उस तरीके का मेरे साथ अनुभव नहीं है, लेकिन हाँ मेरे कुछ दोस्तों ने ऐसा किया कि अपने घरों में उन्होंने खाना बनवा करके बांटना शुरू किया। जो पुलिस वाले सड़क पर काम कर रहे थे, जो दूसरे लोग काम कर रहे थे, उनको खाना बांटना शुरू किया, उनको मदद करनी शुरू करी। लेकिन फिर भी अस्पतालों दो चीजें हो रही थी, मान लीजिए अस्पताल अलॉट हो रहे थे, अगर कोई पेशेंट है तो उसको अस्पताल अलॉट हो रहा था, और पता नहीं घर से कहाँ दूर जाकर के अस्पताल अलॉट हो रहा था, और वहां पर की हालत इतनी बुरी थी कि आदमी अस्पतालों में लोगों को रखने को तैयार नहीं था। एक पेशेंट करीब 9 दिन तक बेहोश रहे एक पेशेंट, और उनकी फैमिली के लोग बाहर से देखते थे स्क्रीन पर कि क्या हाल है उनके, उनको पता ही नहीं, लग ही नहीं रहा था कि कोई बचेगा। तो इस तरीके की बहुत सी घटनाएं जो चीजें हो रही थी, लोगों ने यहाँ पर कम्युनिटी ग्रुप्स बना करके खाने बांटने उस वक्त भी शुरू किए, लेकिन उस वक्त इतनी लंबी लाइनें होती थी कि रात में 2:30, 3 बजे तक लोगों के क्रिमिनेशन का नंबर आता था। तो इस तरीके का एक बहुत ही भयावह माहौल सेकेंड वेव में था। फर्स्ट वेव नो डाउट कोई समझ नहीं पाया। अमेरिका के जो किस्से हम बाहर के देशों के सुन रहे थे, हम लोगों ने अपने देश में अपने शहर में वो किस्से अनुभव किए। तो स्थिति तो उस वक्त बहुत खराब थी, और उसके बाद फिर जब थोड़ा सा खुलने लगा तो ऐसे डर डर के लोग घर से निकल रहे थे, वैक्सीन लगाने के लिए लगाते हुए भी डर रहे थे, क्योंकि उसके बाद तक भी आप देखेंगी जिन लोगों ने वैक्सीन लगाई है उसमें से कितने लोग ऐसे थे जिनकी डेथ हुई है। तो वैक्सीन भी इस तरीके की चीजें थी, डबल वैक्सीन जो लग रही थी कि भैया लगाई जाए या ना लगाई जाए। अस्पतालों में, मैं सिविल हॉस्पिटल गई थी, वहां पर मैंने देखा कि अच्छा वहां पे व्यवस्था अच्छी थी, वैक्सीन लगाने के लिए लोगों को उन्होंने बिठाला था, अलग अलग सेंटर्स बनाए गए थे जिनमें वैक्सीनेशन करने के लिए लोगों को अलॉट किया गया था। तो ये भी नहीं था कि आप अपने मन से किसी जगह जाकर के कुछ कर सकती हैं, आपको अलॉट की जा रही थी जगह। तो ये एक मिला जुला सा मदद का माहौल था, लेकिन एक बहुत ही भयावह सहमेपन के साथ, क्योंकि सच बात ये, मैंने अपने जीवन काल में ऐसी विभीषिका कभी नहीं देखी थी, कभी नहीं देखी। और सुनते थे हम कि प्लेग में पूरे के पूरे गांव उजड़ गए, पूरे के पूरे घर उजड़ गए, वो हमने यहाँ पर होते देखा है। दूर दराज शहरों की तो हम नहीं जानते, लेकिन इस शहर में हमने ये होते देखा है। अपने आसपास के आसपास की जो क्या कहते हैं ये मोहल्ले हैं, जगह हैं, उनमें ही होते देखा है। तो एक देखिए स्थिति तो बहुत खराब थी। सरकारी तंत्र अपने लेवल पर जितना कर सकता था वो कर रहा था, लेकिन हमें लगता है वो उतना मतलब उतना नहीं था बहुत ज्यादा कि जिससे सारी आवाज बाधित हो रही है। नेट शायद आपकी प्रॉब्लम है, नेट में प्रॉब्लम है कुछ, आपके वहाँ नेट कुछ प्रॉब्लम हो रही है, आपकी आवाज बाधित हो रही है। हाँ, आवाज बाधित हो रही है आपकी ना, आवाज रुक रही है आपकी। तो अनुजा जी, हाँ जी, बताइए। हाँ बोलिए। हाँ, आ रही है। सरकारी तंत्र भी जितना कर सकता था और व्यक्तिगत रूप से लोग जितनी मदद कर सकते थे, और जितना सदमा और भय फैल रहा था
मुझे नहीं लगता, आज भी हम बाहर निकलते हैं, डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो मास्क लगाते हैं, कहीं ऐसा ना हो कुछ गड़बड़ हो जाए। तो ये एक सहमापन अभी तक है शहर में, लेकिन अपने तौर पर पूरा शहर धीरे-धीरे दौड़ने लगा है। लेकिन फिर भी अभी तक ऐसी बहुत सी डेथ्स हो रही हैं, दिखाई पड़ रही हैं, जो शायद उन्हीं के आफ्टर इफेक्ट्स हैं। लोग डॉक्टर्स जो है, डॉक्टर्स जी बिल्कुल ठीक कहा आपने कि शहर दौड़ने लगा है, लेकिन लापरवाही के साथ दौड़ रहा है। और आप देखिए ना, डांस करते करते लोग डेथ हो जा रही है, गिर जा रहे हैं। हाँ। किसका इफेक्ट है? क्या वैक्सीन 1 महीने 1 दिन में बनता है? वैज्ञानिक वैक्सीन पे काम करता है, सालों सदियों रिसर्च होता है, काम करता है, तब जाकर वैक्सीन बनता है। वो तुरंत बना, तुरंत लगा, उसका कितना इफेक्ट हुआ अभी हम चूंकि साइंस के नहीं और हम मेडिकल के नहीं है तो हम नहीं कह सकते, लेकिन एक अंदाजा ही लगा सकते हैं, एक हम रिसर्च ही पढ़ सकते हैं, इस बेस पर कह सकते हैं इन बातों को। नहीं देखिए, ये बात से तो मैं भी एग्री नहीं हूँ, क्योंकि ये सवाल मैंने बहुत दिनों तक उठाए कि वैक्सीन कितनी प्रभावशाली, और 3 तरीके की अलग अलग वैक्सीन आ रही है। ये एक बहुत चिंता वाली बात थी, किसको कौन सी वैक्सीन लगी और कौन सी वैक्सीन असर कर रही है, उसका क्या असर है। तो ये भी एक गंभीर कंफ्यूजन लोगों में था। तो कोई कह रहा था ये वैक्सीन लगा लिए, इससे लोग मर रहे हैं, कोई कह रहा था वो वैक्सीन लगा लिए, उससे लोग मर रहे हैं। देखिए, इम्यूनिटी वीक हुई है, लेकिन मुझे एक बात अनुजा जी बिल्कुल सही बात है, ठीक, आप ठीक कह रहे हो कि कौन सी वैक्सीन लगा, इसका तो कंफ्यूजन था। मुद्दा तो ये है कि क्या वैक्सीन उचित था, मुद्दा ये है। खैर, अब इन मुद्दे को हम चूंकि पॉलिटिकल बात करने नहीं बैठे हैं, पॉलिटिकल का बात को, हाँ देखिए, हम देखिए, मैं किसी के पक्ष में नहीं बोल रही हूँ, लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगी कि देखिए, हम अचानक पॉलिटिकल सिस्टम पर अटैक करने लगते हैं या गवर्नमेंट सिस्टम पर अटैक करने लगते हैं। जब एक अचानक इस तरीके की स्थिति आती है, तो सिस्टम को भी नहीं पता है ना कि ऐसा कुछ हो रहा है, और अचानक होता है तो अचानक से चीजें व्यवस्थित करने में उनको भी समय लगता है। तो अनुजा जी, इस चर्चा को रखने का यही उद्देश्य हमारा है कि हम किसी पर दोषारोपण करें, बल्कि हम समाज के लोग खुद इतने अवेयर हों कि कोई ऐसी स्थिति आती है, कोई आती है, तो हम खुद एक दूसरे के सहयोग से एक दूसरे को कर सकते हैं, है ना। ये हम भूले ना कि हमें सहयोग और भाईचारा भूलना नहीं है हमें हर हाल में। एक ह्यूमैनिटी, एक मानवता हमको इसके दौर में दिखाई पड़ी है। जब बहुत कठिन समय आता है तो जो लोग, मैं आपको सच बताऊं, पिछले इतने वर्षों में मैंने जिस ह्यूमैनिटी और जिस मानवता को विलोप होते देखा था, मैंने वो इस दौर में देखी है। लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, कई लोग अपनी जान पे खेल के भी कर रहे हैं, और कई लोग जो हैं वो बच भी रहे हैं। तो दोनों तरीके के लोग यहाँ पर दिखाई पड़े। जहां तक ये है कि वैक्सीन अच्छी है, बन सकती है या नहीं बन सकती है, मैं समझती हूँ मेडिकल सिस्टम कहीं का भी है, वो अपनी कोशिश कर रहा था। डॉक्टर्स, नर्सेज, जो साइंटिस्ट हैं, वो कितने दिनों तक घर नहीं जा पा रहे थे, हॉस्पिटल में ही रुक रहे थे। तो ऐसा नहीं है कि लोगों ने काम नहीं किया है, लोगों ने कोशिश करी है। हाँ, जो पहली वेव में जो सबसे दुखद हादसा हुआ था, जब सब कुछ बंद हो गया था और लोग भागने लगे थे, उस समय की स्थितियों में बहुत से लोग रास्ते में मर गए हैं। पता चला हस्बैंड मर गया, वाइफ 2 बच्चों को लिए बैठी है और साइकिल पर वो लोग आए हैं, कैसे पहुंचेंगे, क्योंकि कोई चीज नहीं है। इस तरीके की बहुत सी घटनाएं जो बहुत पेनफुल थी वहां पर। लेकिन इस पेनफुल स्थिति में भी समाज ने ही एक दूसरे की मदद की है। सरकार तो बाद में, लेकिन पहले समाज आगे बढ़कर हाथ वहां पर मुझे लगता है वहां पर सरकारी तंत्र फेल हुआ है। अचानक पैनिक क्रिएट कर दिया गया, और अचानक पैनिक क्रिएट करने के साथ ही रेल के पहिए तक रुक गए, और रेल के पहिए रुकने के बाद आदमी का जो आना जाना, देखिए, जो लोग बंबई से या दूसरी जगहों से भागे हैं, वो बहुत अमीर लोग नहीं थे कि अपनी कार लेकर के निकल पड़े। वो ऐसे लोग थे जो साइकिल पर या दोपहिया पर या स्कूटर पर इस तरीके से निकले हैं। उनमें से कितनी जाने, सारे लोग कोविड से नहीं मरे हैं, कितने लोग इसलिए भी मरे हैं कि वो अपने घर तक नहीं पहुंच पाए, या घर पहुंचे तो लोगों ने उनको घर में नहीं घुसने दिया कि नहीं, पहले बाहर जाओ,
जी वहां रहो जाके 14 दिन जी, तक कुल पूरा। मिलाकर के क्षति इतनी हुई है, चाहे पैनिक हो, चाहे डर हो, चाहे सरकारी अमला काम किया चाहे नहीं किया, लेकिन हम लोगों ने, समाज ने एक दूसरे की मदद की है, ये सीख छोड़ गया है। ये जो कोविड आया तो एक समाज को सीख दे गया है कि एक दूसरे की मदद पहले जरूरी है, और की तरफ मुंह देखने की पहले हमें अपने को देखना, हम कितना कर सकते हैं एक दूसरे के लिए, ये ज्यादा जरूरी है। और कभी भी अटैक ऐसा हमारे समाज पर, हमारे देश पर आ सकता है। अब मैं चाहूंगी शकुंतला जी को, और हाँ, एक और रिक्वेस्ट करूंगी आप लोगों से, मैं मोबाइल नहीं शेयर सकती अपना, ऑपरेट कर रही हूँ, कि एक जो स्ट्रीम यार्ड का लिंक है, इसमें आप कमेंट बॉक्स में स्ट्रीम यार्ड पे ही डाल दें आप, ताकि जुड़ना चाहते हैं जो लोग, वो जुड़ जाएं। क्योंकि मैंने कॉपी नहीं किया हुआ, मेरी गलती हो गई, मुझसे कॉपी करना चाहिए था मुझे, क्योंकि मैंने आप लोगों को दिया हुआ है, वहां से कॉपी करके और यहाँ पेस्ट कर दी जहां लोगों के कमेंट आ रहे हैं। शकुंतला जी जुड़ गई हैं, सबको पता है। शकुंतला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और शकुंतला तोमर जी ग्वालियर से हैं, और आप एक अध्यापिका हैं, और सोशल मिरर फाउंडेशन की अच्छा संस्थापिका हैं, और आप बहुत कुछ हैं। मैंने निकाल लिया, ढूंढ लिया है, आपने बताया नहीं लेकिन मैंने ढूंढ लिया है। स्टेट ज्वाइंट सेक्रेटरी मध्य प्रदेश एट्रियल हेल्थ ब्यूरो, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम मध्य प्रदेश, आप अध्यक्ष हैं मानव अधिकार प्रोटेक्शन मध्य प्रदेश। बहुत कुछ हैं आप, बोलेंगे तो बहुत कुछ निकलेगा। पटल के उस पार अगर हमारे सुन रहे हैं लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी, तो मैं उनको बहुत ही आग्रह पूर्वक इज्जत से चाहूंगी कि आए, जुड़े, क्योंकि हरीश अरोड़ा जी नहीं जुड़ पाए हैं शायद किन्हीं कारणों से। तो लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी अगर सुन रहे हैं मुझे, तो आप ज्वाइन करिए, आपको लिंक दिया हुआ है। शकुंतला जी आइए, आप ग्वालियर से हैं, ग्वालियर हम लोगों से बहुत दूर है, हालांकि इस देश में ही है, सब जगह एक ही स्थिति थी, लेकिन फिर भी आप तो एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, आपने समाज के लिए बहुत किया है, कर रही हैं, लगातार कर रही हैं, आपको बहुत सी उपाधियां मिली हैं। उपाधियों को अगर हम यहाँ बखान करने लगेंगे तो बहुत लंबा समय बीत जाएगा। सरोजनी नायडू पुरस्कार और पता नहीं बहुत सारे पुरस्कार मिले आपको, खैर यहाँ पुरस्कारों की बात करने में नहीं बैठे हैं, लेकिन ये मुझको पता है कि आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, अध्यापक होने के साथ साथ, तमाम क्षेत्रों में काम करने के साथ साथ आप समाज के लिए बहुत कुछ कर रही हैं, हमें व्यक्तिगत स्तर पर ही पता है। आप आइए और बताइए कि समाज में सबसे पहला क्या जरूरी है, कोई ऐसी स्थिति आती है तो, और क्या क्या किया आपने, लोगों ने क्या क्या किया। स्वागत है। राम राम सभी साथियों को। और सबसे पहले मैं परम आदरणीय मंजुला श्रीवास्तव दीदी को सादर प्रणाम प्रेषित करती हूँ कि आपने मुझे ये अवसर दिया है। हालांकि पता है अपन बहुत कुछ होते हैं, लेकिन कहाँ होते हैं और कैसे होते हैं ये निर्धारण सामने वाले का होता है। तो मैं मंजुला श्रीवास्तव दीदी का बहुत बहुत आभार ज्ञापित करती हूँ कि आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया। अपन बात कर रहे हैं कि कोरोना के 5 साल बीत गए, तो 5वीं साल तक हमने क्या खोया और क्या पाया। पता अगर हम अपनी बात करें तो मैं शकुंतला तोमर, सामाजिक दर्पण सोशल मिरर फाउंडेशन पटल की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। और वैसे अगर अपनी बात करूं तो बहुत छोटा सा व्यक्तित्व है मेरा, लेकिन आप सबके स्नेह और आशीष ने मुझे बहुत बड़ा बना दिया है। मैं बस इसी बात से बहुत क्या कहूँ आभारी हूँ सबकी कि वर्तमान में मैं 12 से मतलब 1 दर्जन से ज्यादा पटलों की प्रदेश अध्यक्ष हूँ और 3 पटलों की मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। हालांकि ये सब चीजें जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये सब बहुत गौण है। हम सबसे पहले क्या है, मनुष्य हैं और इंसान हैं, और हम इंसान हैं और इंसान के रूप में हम कहाँ हैं और कैसे हैं, वो सबसे बड़ी बात है। तो यहाँ मैं बात करूंगी कोरोना काल की। तो मैं आप सबसे शेयर करना चाहूंगी कि मैं एक अदनासी शिक्षिका हूँ
और शिक्षिका होने के साथ साथ एक भावपूर्ण इंसान भी हूं। और एक बार को शिक्षिका और कुछ भी नहीं भी हूं, लेकिन एक इंसान तो जरूर हूं। ये कोरोना काल की बात करें तो विभाग की तरफ से मेरी ड्यूटी उन सभी जगहों पर लगाई गई थी जहां लोगों को कोरोना था और कोरोना होने के कारण उनको घर से बाहर नहीं निकलना था। उनकी गलियों में मेरी ड्यूटी लगाई गई थी 12 से 24 घंटे की, कि वे अपने घर से बाहर न निकले किसी भी कीमत पर, और अगर बाई चांस निकल भी आते हैं तो उनको वापस घर के अंदर घुसा दूं, जिससे अगर उनको कोरोना है या कोरोना संक्रमित है तो वो किसी और से संपर्क नहीं कर पाए। और दूसरी मेरी ड्यूटी क्या थी कि जिनको कोरोना काल में कोई सुविधा नहीं मिल पा रही है, हॉस्पिटल में उन्हें भर्ती नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं उनको भर्ती करवा सकूं। ये मेरी प्रदेश अध्यक्ष होने का दायित्व था। और तीसरा दायित्व क्या था कि जो भर्ती हो गए हैं उनको वो मानक रूप से सारी सुविधाएं मिल पाए, जैसे उनका सही रूप से परीक्षण हो पाए कि वो कोरोना पीड़ित हैं, अर्थात उनको कोरोना वायरस ने प्रभावित किया है। और अगर कोरोना वायरस ने उनको प्रभावित किया है तो उन्होंने कौन सी मेजर वो सारे स्टेप्स उठाए हैं जो उनको उठाने चाहिए थे, और उसके बावजूद भी अगर उनको ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत पड़ी है तो मैं उनको उपलब्ध करवा सकूं। ये 3 तरह की ड्यूटियां मुझे शासकीय तौर पर मेरी ड्यूटियां लगाई गई थी। तो मैं एक बात कहना चाहूंगी कि दुनिया में बाकी लोगों की कोई भी भूमिका रही हो, लेकिन शिक्षक की एक भूमिका ऐसे रही जैसे कि उसको शिव जी के समान अमृत प्राप्त हो। मान लो ये तीनों ड्यूटियों करते हुए मैं अगर कोरोना से ग्रसित होकर भगवान के पास पहुंच गई होती तो मेरे परिवार को कुछ भी नहीं मिलना था, क्योंकि मैं कोरोना वॉरियर नहीं थी। मुझे इस बात का बेहद अफसोस रहा कि मेरे जिन साथियों ने कोरोना की ड्यूटी करके असंख्य लोगों को बचाने का प्रयास किया, उनको कोरोना योद्धा के रूप में वो मुकाम नहीं मिला कि वो कोरोना योद्धा के रूप में इलेक्टेड हो पाते और उनको वो कोरोना सुविधाएं मिल पाती। इस बात का मुझे सच्ची में बेहद मलाल है कि कोरोना वायरस से बचाते हुए बहुत से मेरे कोरोना साथियों ने अपने जीवन को दांव पे लगा दिया, लेकिन उन्हें कोरोना योद्धा के रूप में अपना मुकाम नहीं मिल पाया, और ना ही उन्हें कोई ऐसी सुविधाएं मिली, ना ही उनके परिवार को ऐसा कोई संरक्षण मिला कि वो कोरोना योद्धा के रूप में जाने जाते। वैसे अगर हम बात करें तो अगर अपन केंद्रीय स्तर पे बात करें और राज्य स्तर पे बात करें तो कोरोना योद्धा को 1 करोड़ की क्षतिपूर्ति मिलनी थी, जो नहीं मिल पाई। अब हम बात करते हैं दूसरे उसकी, कि जैसे ही कोरोना स्टार्ट हुआ मैं एक पटल चलाती थी, सामाजिक दर्पण सूचना मिरर फाउंडेशन पटल। मुझे नव युवकों को जो थोड़ा बहुत लिख पाते थे, मैं चाहती थी कि उन्होंने जो लेखन कार्य किया है उसको सच्ची में वो जगह मिले जिनके वो लायक हैं। मैं चाहती थी कि जिस समाज सेवी ने समाज के लिए अपना पूरा जीवन दांव पे लगा दिया, उसको हो सकता है कि कोई फाइनेंशियल फायदा नहीं हो, लेकिन कम से कम उसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाना जाए कि उसने अपने जीवन को
समर्पित कर दिया इंसान के उत्थान हेतु। ऐसे ही सामाजिक क्षेत्र में अगर हम बात करें तो दलित की बात करें, हम बात करें तो उन पीड़ितों की बात करें जिनको सच्ची में सही ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता, हम बात करें उन एक्सीडेंटल केसेस की जिनको एक्सीडेंट होने के बाद अगर हम बात करें कि उनको एम्बुलेंस लेने आ जाती है, पर जैसे ही वो हॉस्पिटल में पहुंचते हैं तो बहुत सारी ऐसी प्रक्रियाओं से गुजरते हैं वो पुलिस संबंधी या सिक्योरिटी संबंधी कि जब तक वो एडमिट होते हैं तो उनसे कहा जाता है कि पहले पुलिस वेरिफिकेशन हो जाए कि आपका एक्सीडेंट हुआ है, पुलिस का एक रिकॉर्ड लग जाए कि आपका एक्सीडेंट हुआ है, उससे संबंधित कोई एक लीगल उनको प्लेटफॉर्म मिल जाए जिसके बाद उनका व्यवस्थित ट्रीटमेंट स्टार्ट हो सके। तो ये ऐसे बहुत सी चीजें हैं। हमने सामाजिक दर्पण सोशल मीडिया फाउंडेशन के तहत, और अगर बात करें तो हम एक ऐसी संस्था से जुड़े थे जिस संस्था का कार्य था मानवाधिकार प्रोटेक्शन के तहत कि हम मानवों के अधिकार की वकालत कर सकें। जहां इनजस्टिस हो रहा है हम वहां जस्टिस के लिए लड़ सकें। लेकिन फिर भी आपसे कहना चाहेंगे कि जस्टिस के लिए लड़ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है और बहुत साधारण बात नहीं है। इसके लिए जो जस्टिस हेतु लड़ रहा है उसको बहुत सफर करना पड़ता है। अगर मेरी बात करें तो मैंने तो 20-20, 25-25 लोगों का हमला भी बर्दाश्त किया है। ये लोग मुझे मारने आए थे, लेकिन क्या कहो कि ऊपर वाले की बड़ी मेहर कि वो मुझे मार नहीं पाए क्योंकि मैं जस्टिस के लिए लड़ रही थी। तो कुल मिला के ये कहूंगी कि लोकतंत्र तो है पर आज भी वो किसी दूसरे के अधीन है। लोकतंत्र हम चाहकर भी चाहें तो अपने आप को सही साबित नहीं कर सकते, और इसी चक्कर में बहुत से लोगों के साथ जस्टिस नहीं हो पाता क्योंकि लोग अपनी जिंदगी बचाने के लिए दूसरों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ करते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है सिर्फ कि वो सच में चाहें तो चाहकर भी अपनी सही बात को नहीं रख पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके साथ ऐसा कोई व्यक्ति खड़ा नहीं होता जो आर्थिक रूप से पावरफुल हो, सामाजिक रूप से पावरफुल हो या राजनीतिक रूप से पावरफुल हो, क्योंकि राजनीति और आर्थिक स्तर ये दो स्तर ऐसे हैं जो उसको हरा ही देते हैं। मैं अपनी बात करूं तो कोरोना काल में अगर हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की बात करें तो यहाँ मुझसे ऐसे ऐसे हीरे और मोती और कोहिनूर मुझसे जुड़े कि मैं उसके लिए अपने प्रभु का जितना भी आभार ज्ञापित करूं वो कम है। मुझे ऐसे हीरे मोती और कोहिनूर मिले जिनकी लेखनी का कमाल देखकर मैं सच में आज भी उनके लेखनी हेतु कोटि कोटि आभारी हूं, और इस बात के लिए क्षमा प्रार्थी हूं कि मैं उनको सच में चाहते हुए भी उस मुकाम तक नहीं पहुंचा पाई जिसमें मुझे पहुंचाना था। सामाजिक दर्पण सोशल मीडिया फाउंडेशन का जो पेज था वो लगभग 18 कंट्रीज में काम करता था, और उस पे जुड़ने वाले जो लोग थे वो इतने महनीय कलाकार थे कि उनके बारे में अगर बारीक से बारीक अध्ययन किया जाए तो भी वो सिर माथे बैठते थे। लेकिन मैंने उनको वो प्लेटफॉर्म तो दे पाया, लेकिन बहुत लंबे समय तक वो जारी नहीं रख पाई।
क्योंकि अगर हम अपन बात करें नए सोशल मीडिया की और नई तकनीकों की, तो यहाँ मैं थोड़ी सी असफल हो गई कि मैं उन नई तकनीकों को बराबर फॉलो नहीं कर पाई और मैं नहीं सीख पाई। जब तक मेरे साहित्यकार गण और मेरे साथी और मेरे छोटे बड़े भाई बहन उनका आशीर्वाद मुझ पे रहा, मैं वहां रही, फिर मेरा पेज और मेरा ग्रुप दोनों हैक हो गया। और हैक होने के आपकी बाद आवाज बाधित हो रही है शकुंतला जी, आवाज बाधित हो रही है। नेट कुछ आपके यहाँ लग रहा है गड़बड़ है क्या? देखिए नेट गया आपका, आवाज गई आपकी, आवाज गई। फिर भी मैं अपनी बात को आपको फिर भी यहाँ रखना आपको चाहूंगी। जोड़ने का मकसद ही यही था, आपको जोड़ने का मकसद ही यही था कि मुझे पता था कि आपने काम किया है, लेकिन उस काम ठीक है रिकॉग्नाइज हुआ नहीं हुआ छोड़ दीजिए, अलग मामला है, लेकिन मानवता के स्तर पे आपने बहुत काम किया है और हमको एक दूसरे से सीखने को मिला, और ये सीखना ही हमारे जीवन का मुख्य धर्म होना चाहिए। जैसा कि आपको ही पता है कि पथगामिनी का भी शुरुआत उसी से हुआ है, कोरोना काल में हुआ। बहुत सी प्रतिभा काल में आई हैं, बहुत से मंच उभर के कोरोना काल में आए हैं और बहुत लोगों को हमने जगह दी है बोलने के लिए। आज इसीलिए आपको बुलाया गया है कि आप यहाँ आइए। हमको पता था कि आप सरकारी अध्यापक हैं और सरकारी अध्यापकों को बहुत काम दिया गया था, बहुत जिम्मेदारी दी गई थी सरकारी अध्यापकों को, आपसे बहुत जिम्मेदारी थी। निवेदन है इस मेरा समय, मानना है कि अगर आप मुझको सुन पा रही हो तो बताएं, और नहीं सुन पा रही हो तो मैं हाँ बताइए। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। अब मैं परम आदरणीय दीदी का मंजुला श्रीवास्तव दीदी का बहुत बहुत आभार ज्ञापित करती हूँ कि आपने इस कार्यक्रम में बुलाकर मुझे सच में वो इज्जत प्रदान की है। मेरी उम्र दीदी से बहुत कम है, मैं उतनी उम्र में नहीं हूँ कि जितना मुझे सम्मान मिलना चाहिए, फिर भी आप मुझे सम्मान दे रही हैं, ये आपका आभार है और ये आपका क्या कहूँ बड़प्पन है। मैं यहाँ ये कहना चाहूंगी कि कोरोना काल में मैंने मेरी संस्था की बात करूं तो संस्था में जो लोग जुड़े होते हैं ना, वो नेम और फेम के लिए जुड़े होते हैं। मैंने उस कोरोना काल में अपने स्तर से या अपनी तनख्वाह से जो मुझे लगा कि मैं समाज को दे सकती हूँ वो मैंने दिया है। मैंने पानी की बोतल, मैंने बिस्किट के पैकेट, और उस समय कोरोना काल में मास्क बहुत इंपॉर्टेंट था। मैं फिर भी आपसे कहूंगी, सॉरी टू से, माफी चाहूंगी कि मैंने कभी अपने 1 या 2 बार मैंने अपने मुंह पर मास्क जरूर लगाया हो और वो मेरी मजबूरी रही प्रोटोकॉल के तहत। अन्यथा मैं जिस कार्यशैली मैं जिस कार्यशैली में रहती थी, मुझे नहीं लगा कभी कि मुझे उस मास्क की जरूरत है, लेकिन शासन के प्रोटोकॉल के तहत मैंने वो मास्क जरूर लगाया। मैंने जो मेरी हद थी, मैंने लोगों को मास्क भी खूब बांटे, हजारों में। मैंने हजारों में बिस्किट और पानी के पाउच भी खूब बांटे, पानी की बोतलें भी खूब बांटी, और निरंतर आज भी मैं सिर्फ अपने स्तर से, मैं ये नहीं कहूंगी कि लोगों ने समय समय पर मुझे बहुत कंट्रीब्यूशन भी दिया है, लेकिन आज भी ये कहूंगी कि ये कलयुग की प्रधानता है कि लोग नाम और दाम के लिए बहुत मरते हैं, और मुझे भारी अफसोस है इस बात का कि मैं उसके लिए कभी नहीं मर पाई, न तब न अब। मैं उस प्रभु और परम पिता परमेश्वर से ये प्रार्थना करूंगी कि काश मुझे भी कलयुग के समान गुण दे देता, और अगर उसने नहीं दिया है तो उसके पीछे भी कोई कारण ही है। कोई बात नहीं शकुंतला जी, अब आपको मैं ज्यादा दुखी नहीं करना चाहती, आपको मैं आगे परेशान नहीं होंगी। मैंने सिर्फ हजारों ही नहीं, मैंने लाखों लोगों को और लाखों रुपए गंवाए हैं। उन सब के लिए अब बस ऊपर वाला ही जानता है कि वो सकारात्मक रूप से गंवाए हैं या नकारात्मक रूप से, पर मैंने वो सब किया जो मेरे वश में था या जो मेरा स्वभाव है।
मैं यही कहूंगी शकुंतला जी, कि सामाजिक आपने दर्पण संदेश सोशल दिया मिरर है। फाउंडेशन पटल का जो मैंने स्टार्ट किया, उसमें मुझसे ऐसे लोग जुड़े जो सच में भगवान का आशीर्वाद थे या वे साक्षात भगवान ही थे, कि उन्होंने अपनी वहां इस तरह की प्रस्तुति दी कि जो सच में लोगों के लिए एक संदेश थी। लोगों को उससे बहुत कुछ सीखने को भी मिला, लेकिन कहते हैं ना कि सिर्फ सकारात्मक हमारे साथ काम नहीं करता, नकारात्मक भी काम करते हैं। नकारात्मक तक तो सिर्फ यही रहा कि अक्टूबर 2023 में मेरा जो सामाजिक दर्पण सोशल मिरर फाउंडेशन पटल था, जो इंटरनेशनल लेवल पर 18 कंट्रीज का प्रतिनिधित्व करता था, वो किसी ने हैक कर लिया। और अगर मैं शकुंतला बात जी, करूं नेट बाधित हो रहा है, नेट बाधित हो रहा है, आवाज नहीं आ रही आपकी पूरी। एकदम बहुत ज्यादा नेट खराब हो रहा है आपके, हमको लग रहा है। यहाँ पर हम बैठे हैं कोरोना काल की बात करने के लिए, और मुझे पता था कि सरकारी अध्यापक को कोरोना काल में बहुत काम सौंपे गए थे। मुझे लगता है कि ये यहाँ घोषणा करनी चाहिए कि शायद टीचर को कुछ होता ही नहीं है। सरकार की नजरों में, समाज की नजरों में टीचर को तो कुछ होता ही नहीं है, टीचर सब कुछ कर सकता है, और इसीलिए टीचर को हजारों काम सौंपे जाते हैं, और टीचर करता है बिना मास्क के भी। किया आपने, किया वो सारा काम, और आपने एक संदेश छोड़ा समाज को कि करना चाहिए। मैं फिर भी, अगर दीदी आप सुन पा रही हैं तो मैं भी कहना चाहूंगी कि हमारे सरकारी विभाग में 56 विभाग होते हैं। लगभग 56 विभाग जब वो काम करने से अपना हाथ उठा देते हैं, तो वो काम हमारे टीचर्स ग्रुप के हिस्से में आ जाता है, जो वो 3 दिन और 5 दिन और 7 दिन का उनको अल्टीमेटम दिया जाता है, और वो सारे काम ओके कर देते हैं। और मैं अपने आप को आप सबकी कृपा से बहुत बड़ा अनुभव करती हूँ कि मैं वो शिक्षिका हूँ जो इस देश के निर्माण में, इस समाज के निर्माण में और परिवार के निर्माण में बहुत अहम भूमिका निभाती हूँ, और उस अहम भूमिका में आप सबका आशीर्वाद मेरे साथ है। बस यही मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव। हालांकि कोरोना काल की बात करें तो पूरा कोरोना काल में मेरी ड्यूटी उन्हीं वार्डों में रही जिन लोगों को कोरोना हुआ था। सरकार को ये लगा कि हम कोरोना नहीं, हम साक्षात शिव शंकर की आवाज बाधित हो रही है शकुंतला जी। शकुंतला जी, आपको यहाँ रोकूंगी इसलिए क्योंकि आवाज नहीं आ रही है आपकी, बिल्कुल नहीं आ रही है, बिल्कुल नहीं आ रही है। नेट शायद आपका, मेरी आवाज जा रही है क्या? मेरी आवाज जा रही है? नहीं, आवाज जा रही है मेरी? आपकी आवाज तो आ रही है, बस मेरी नहीं आ रही। हाँ, आपकी आवाज इधर बाधित हो रही है। और कोई बोल के देखे मुझे आवाज आ रही है कि नहीं। स्मिता जी जरा बोलिए, आवाज आ रही है? मैं सिर्फ इतना ही कहूंगी, कोरोना काल में आ रही है उनकी आवाज। अगर हम अपने सरकार की बात करें तो सरकार को लग रहा था कि हम टीचर लोग ही हैं जो अमृत का वरदान लेकर पैदा हुए हैं, जिन्हें न तो कोरोना और न कोई बीमारी परास्त कर सकती है। हम ही वो लोग हैं जो दुनिया को बचा सकते हैं। और मैं इस हेतु अपने आप को और अपने शिक्षक गणों को बार बार आभार ज्ञापित करती हूँ कि वो ऐसी शक्ति रखते थे कि दुनिया को बचा सके। राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। बहुत अच्छा आपने बताया। और अब मैं चाहूंगी, आप लोगों ने सुना कि शकुंतला जी ने काम बहुत किया, और मेरे ख्याल से सभी लोग अपने व्यक्तिगत स्तर पर काम बहुत किए हैं, लेकिन आप तो सामाजिक सोशल फाउंडेशन की संस्थापक ही हैं, तो आपने किया है। और अब मैं चाहूंगी स्मिता जी, स्मिता शिरवा, हमारे आदरणीय वाजपेयी जी आ चुके हैं। आपका स्वागत है सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम आपको, बहुत बहुत प्रणाम। मैं स्मिता जी को चाहूंगी, स्मिता श्रीवास्तव आपका नाम है, और आप अंतस फाउंडेशन की संस्थापिका हैं। आप बहुत सारे सामाजिक कार्य कर रही हैं। अनुजा जी और शकुंतला से कहूंगी अपना कैमरा ऑन कर ले, बिना कैमरा ऑन किए ना लाइव अच्छा नहीं लगता है। अनुजा जी आप भी कर लें कैमरा ऑन। आप अंतस फाउंडेशन के संस्थापिका हैं, और अंतस अंतर्गत गोधूली
और उड़ान, दो के माध्यम से आप बच्चों के लिए और वृद्धों के लिए काम कर रही हैं। बहुत छोटी सी एज में आप बहुत कुछ कर चुकी हैं और कर रही हैं। आप के साथ मैं भी जुड़ गई हूँ, आपके साथ मैं भी जाती हूँ वृद्धाश्रम में, और आपकी जो साहित्यिक गतिविधियां हैं वो भी कई सालों से चल रही हैं। गीत गजल कहानी क्या साहित्यिक तो हैं आप, कहने की जरूरत नहीं है मुझे। आप विभिन्न मंचों संस्थाओं से जुड़ी हुई हैं, सम्मान प्राप्त है आपको। आपका जीवन का मुख्य उद्देश्य जो मैंने आपको सुना है, आप एक साइकेट्रिक भी हैं, मनोविज्ञान भी आपका अपना क्षेत्र है। आपके जीवन का जो मुख्य उद्देश्य है जो मैं आपको समझ पाई हूँ कि समाज के वंचित वर्ग, बच्चों और बुजुर्गों को संबल प्रदान करना, जो मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो इसमें कोई शक नहीं कि आपने कोरोना काल में भी उतना ही अपनी क्षमता के अनुसार दिया होगा, समझा होगा लोगों को, जितना कि अब आप कर रही हैं। उस समय तो आपने अपनी अहम भूमिका जरूर निभाई होगी, मुझे ऐसा विश्वास है। नहीं भी निभाई किन्हीं कारणों से, समाज आपके सामने था, नोएडा आपके सामने था, क्या क्या स्थिति रही, कैसा हुआ हमारे शासकीय प्रशासकीय सामाजिक तौर पे स्तर पे, आप अपना अनुभव शेयर करें प्लीज। स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आप मंजुला मैम। गोरखपुर से हैं, नोएडा में रहते हैं। जी, सभी को सादर प्रणाम, अंतस प्रणाम। और लक्ष्मी शंकर वाजपेयी सर यहाँ पे उपस्थित हैं। और मुझे याद आ रहा है वो पहला कवि सम्मेलन जब आपकी अध्यक्षता में वो कार्यक्रम हुआ था और आप मंच पे थे नोएडा के सेक्टर 6 में इंदिरा गांधी कला केंद्र में। तो आपसे मिलना हुआ था और उसके बाद से मिलना नहीं हुआ। और जो लोग अभी पटल पे हैं और पहली बार मेरा सबसे यहाँ पे जुड़ना हो रहा है, और वो भी ऐसे विषय पे जिसकी गंभीरता इतनी व्यापक है कि आज भी अगर बात करो, उस समय को सोचो तो रोंगटे खड़े हो जाना जिसको कहते हैं ना, वो हो रहा है। दिल दर्द से अभी भी भर रहा है। लेकिन हम मनुष्य हैं ना, हम मनुष्य की याददाश्त जो है बड़ी कमजोर होती है। जितनी जल्दी हम अच्छे पलों में बह जाते हैं, दुख में हम जितनी ज्यादा दुखी होते हैं, फिर पल बीतता है और फिर हम कहीं ना कहीं दूसरे ही पल में रम जाते हैं। ये अच्छा भी है और सही भी है। लेकिन आज की जो चर्चा है वो है कोरोना के 5 साल, क्या खोया क्या पाया। क्या खोया और क्या पाया में मैं जहां तक समझ पा रही हूँ कि खोया हमने अपनों को, पाया हमने बेगानों में भी अपनों को। खोया हमने उस साथ को जो हम लोग रोज मिलते थे, बात करते थे, लेकिन पाया उस टेक्नोलॉजी के माध्यम से कि जहां पे समूचे विश्व। आवाज मुझे ही नहीं सुनाई पड़ रही है, सबको नहीं सुनाई पड़ रही है। मेरे यहाँ बाधित है क्या? आपको नहीं सुनाई दे रही? नहीं सुनाई दे रहा, हमें सुनाई दे रहा, हमें सुनाई दे रहा, हमें सुनाई दे रहा। बढ़िया। देखिए, आज हम जिस टेक्नोलॉजी की वजह से यहाँ पे बैठे हैं और उस विषय पे बात कर रहे हैं, ये भी उसी समय की चरम की देन है कि जिस चरम पे कोरोना था, उसी चरम पे कहते हैं ना, विज्ञान में है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। ये पहला विज्ञान का पहले चैप्टर का पहला सेंटेंस आता है कि विज्ञान क्या है, तो आवश्यकता आविष्कार की जननी है और यहीं से विज्ञान शुरू होता है। तो जब भी समस्या आती है तो उस समस्या का समाधान और उससे उत्पन्न होने वाले जितनी भी चीजें आती हैं वो लंबे समय तक चलती भी हैं। उस समय की आवश्यकता होती है जिसकी वजह से वो समाज की देन हो जाती है। उस समय में हमने जितना एक तो मानवता के चरम को भी देखा और वहीं पे अमानवीय मूल्यों को भी बढ़ते हुए देखा। इंसानियत भी चरम पे थी और हैवानियत भी चरम पे थी। तो चरम पे हमने दोनों स्तर पे देखा और कर दें कि किसी के लिए हम साथ हो सके। मैं नोएडा में रहती हूँ और नोएडा और एनसीआर पूरी तरह से मैं कहूंगी कि बहुत ही ब्लेस्ड जगह है ऐसे समय के लिए। जब हम घर में बंद थे तो हमारे पास फूड डिलीवरी को लेकर के, फूड डिलीवरी भी देखेंगे, जो डेली नीड होते थे ना, वो भी हमारे घर तक आ गए। मुझे नहीं लगता कि किसी भी घर में दूध नहीं पहुंचा हो या सब्जी नहीं पहुंचा हो या वो ऑर्डर करने लायक है। और लोगों की छोड़ दें, वो दूसरे तबके की समस्याएं सबके घर की अलग अलग थी। लेकिन बावजूद उसके जिस तरह से उसको धो करके और उसकी हाइजीन को हम लोग मेंटेन करना, वो अपने आप में बड़ा अनूठा था। उस समय की बहुत सारी समस्याएं थी।
एक समय ऐसा आया, पहला वेव पे सबने बात किया कि सबके घर में जलेबियां भी छनी है, गोलगप्पे भी बने, और इनो का जितना यूज उस समय हुआ है, जितने डिशेज उस समय ट्राई हुए और नई नई चीजें हुई, लेकिन सेकेंड वेव आते आते हम सब हिल गए। मैं बहुत 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 स्ट्रांग हूँ, और खास तौर पे जब भी जरूरत होती है ना, मुसीबत आती है, तो मेरे अंदर कुछ ज्यादा ही बल आ जाता है। मैं उस समय बिल्कुल नहीं घबराती हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि ये दायित्व तो निभाने का समय है। इस समय आप कमजोर नहीं हो सकते हो, इस समय आपको पूरी तरह से, लेकिन मैं स्वीकार करती हूँ कि मैं एक समय में हिल गई, हालत खराब हो गई ये देख करके, जब मेरे अपने सोसाइटी में, अपने आसपास में मेरी एकदम छोटी बहन की तरह एक बहुत अच्छी कलाकार, वो नहीं रही, उसके हस्बैंड नहीं रहे, बच्चा अनाथ हो गया, और जस्ट मेरे ऊपर रहने वाले बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके पिता का साया उठ गया। तो ये दो और कुछ घटनाएं ऐसी, मैं गोरखपुर की रहने वाली हूँ, तो गोरखपुर शहर में मेरे बहुत 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 करीबी लोग, गिनती नहीं है जिनकी, वो नहीं रहे। तो एक के बाद हर दूसरे दिन या एक दिन में कई कई लोगों की जब आपको मौत की खबर सुन रहे हो, तो आप घबराना स्वाभाविक है, और संवेदनाओं में भर जाना भी स्वाभाविक है। तो वो भी दौर हुआ। पटल मेरा बहुत पहले से चल रहा था, काम उस पर चल रहा था, और कोरोना की देन नहीं है ये, लेकिन उस समय में फिर जब मुझे लगा कि दायित्व तो निभाने का समय है, तो फिर इसमें कार्यक्रम के लोग थोड़ा से पॉजिटिव हों, क्योंकि डर का जो माहौल था ना, वो ज्यादा हावी हो रहा था। समस्याएं जरूर थी और चरम पे थी, लेकिन बावजूद उसकी जो साइकोलॉजिकली जो प्रॉब्लम हो रही, जिसपे मैं मंजुला जी, आपने बोला कि मैं अंतस यात्रा नाम से मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के कैंपेन भी करती हूँ। हमारे साथ बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट जुड़े हुए हैं, जो ऐसी ही समस्याओं की बात करते हैं, कि कई बार होता है समस्या सचमुच में है, और कई बार हम उस समस्या के बारे में सोच सोच करके समस्या को और विकराल रूप दे देते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि बात हाँ, देखिए, आज भी समस्या है। इसको मैं कहती हूँ चावल में कंकड़ आ जाना, जिस तरह से मेरा भी नेटवर्क थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है, लेकिन मैं फिर भी कहूंगी कि ये भगवान की, ये जो है टेक्नोलॉजी की देन है, जिसकी वजह से हम लोग अपने अपने घरों में बैठ करके बातचीत कर पा रहे हैं। और ये कोरोना में सबसे ज्यादा देखा गया, जिससे बच्चे पढ़ पाए, जिससे हम लोग जुड़ पाए, जिससे हमने सारे काम धाम किए और एक दूसरे को किया। एक समय में मैंने देखा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अचानक से दिखने बंद हो गए हैं, कोरोना टाइम की ही बात कर रही हूँ। तो फिर ध्यान आया कि आखिर क्या हुआ। ऐसा तो नहीं कि मैं इतने दिनों में खुद डिप्रेस थी, मैं इतना परेशान थी, मैंने एक्टिवली लोगों से बात नहीं की है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ उसके साथ गलत अलग हो गया हो। तो इस डर से मैंने सबको फोन लगाना शुरू किया, और उस फोन के बाद पता चला कि हाँ, मैं क्वारंटीन में हूँ और इतने दिनों से रूम में हूँ, और आपके बात करने के बाद मुझे अच्छा महसूस हो रहा है। तो मैंने अपना दायित्व समझ करके डेली सबको फोन करना शुरू किया। हर दिन लगभग कुछ कुछ लोगों को बात करना, उनको मोटिवेट करना कि अच्छा फील हो रहा है तो चलिए कुछ करते हैं, कुछ लिख लो, कुछ पढ़ लो, कुछ और अच्छा कर लो। लेकिन न्यूज चैनल थोड़ा सा कम देखना, क्योंकि न्यूज चैनल की जो भयावह स्थिति थी ना, वो हमें बहुत ज्यादा डरा रही थी। और खासतौर पे एनसीआर का जो क्षेत्र है, कि सिलेंडर को लेकर के या समस्याएं थी, मैंने खुद जो है, मैंने, मेरे हस्बैंड ने, हमने, अपने जानने वाले कई लोग ऐसे थे जिनको दवाएं नहीं मिल रही थी। मेरे हस्बैंड सीबीआई ऑफिसर रहे, और कुछ चीजें कहते हैं ना कि पावर से या जान पहचान से या अब संबंध, उस समय शायद पैसे उतने काम नहीं आए जितना संबंध काम आए। तो उस संबंध के आधार पे हमने उन दवाओं को, उन सिलेंडर को हम कहीं से इकट्ठा करते थे, और फिर हम उनके दरवाजे पे, डोर पे जाकर के छोड़ करके आते थे। सिर्फ, और घर के अंदर तो कितने लोगों के घर में जो अपने आसपास थे, खाना बना करके, टिफिन पैक करके दरवाजे पे रख करके आना, उतने उतने दिन के लिए, जब वो घर से नहीं निकल सकते और किचन तक नहीं जा सकते, तबीयत नहीं ठीक है। तो हमने ये सब भी काम किया है वहां पे जाकर के। और जिस लेवल पे हमारी मेड थी, अचानक से, मैं नोएडा की उस सोसाइटी में रहती हूँ जहाँ पे भारत का पहला या दूसरा केस निकला था। ये अचानक से स्थिति कि रात के 12 बजे जब एम्बुलेंस आई, तो हमने जब सुना कुछ हुआ क्या, हमने बड़े मजाक में बोला था, जस्ट होली के कुछ दिन के बाद की बात है, कि यहाँ भी हुआ क्या, कोई निकला क्या, कोई पेशेंट, क्योंकि तब इंडिया में उस तरह से
हालत नहीं थी, लेकिन अगले दिन पता चला कि हाँ ये सच हुआ था और वो नहीं बच पाए। हमारे सोसाइटी का ही पहला या दूसरा केस था पूरे भारतवर्ष का। और उस समय अगले दिन अचानक से लॉकडाउन लग गया, जबकि और कहीं नहीं लगा था। ठीक है, तो ये समस्याएं जो है लगी रही, लेकिन उसके जो पॉजिटिव पहलू है ना, उस पे भी हम लोग को जरूर देखना चाहिए। हमने उस समय सीखा कि कैसे 20 लोगों के साथ भी हम सामाजिक आयोजन को संपन्न कर सकते हैं। शादियां इतने कम बजट में भी हो सकती हैं। कैसे हम दूर रह करके भी एक दूसरे का साथ निभा सकते हैं, अगर साथ निभाने की इच्छा जागृत है तो। दूसरा, हमने ये भी सीखा कि खुद कुछ पल जो है ना अपने परिवार के साथ और अपने साथ बिताना कितना ज्यादा आवश्यक है। हम बेवजह कहीं भाग तो नहीं रहे थे इतने पूरे जीवन भर। हमें उस समय बैठने का मौका मिला, अपने आप को जानने का मौका मिला, हमने अपने साथ समय बिताया और बहुत लोगों की क्रिएटिविटी उस समय अचानक से उजागर भी हो गई। और आपने देखा होगा कि फेसबुक पे अचानक से साहित्यिक पटलों की जितनी भीड़ हुई है ना, इसके पहले ये नहीं देखने को मिलता था। तो ये उस समय की एक पॉजिटिव देन है। और हम वही है कि याददाश्त कमजोर है, और उस कमजोर याददाश्त को फिर हम 5 साल ही बीते हैं और हमने 50 साल की दूरी को भी पाट दिया है, भूल रहे हैं। लेकिन वो परिवार कभी नहीं भूल सकता है जिसने अपनों को खोया है। उसके लिए ये लॉकडाउन, ये कोविड, ये कोरोना काल, क्योंकि इसको सिर्फ बीमारी नहीं कह सकते हैं, ये एक ऐसा लंबा समय भी नहीं रहा, लेकिन बावजूद उसको कोरोना काल कहा जा रहा है, क्योंकि वो काल ही था जिसने अपनों को छीन लिया। और उस परिवार में कभी भी उस तरह से तो नहीं जीवन हो पाएगा। वो जो बच्चा अनाथ रह गया, जिसके माता पिता दोनों ही छिन गए, वो बच्चा अब उस तरह के सामान्य जीवन को तो नहीं कभी जी सकता है। तो इस पल ने हमें बहुत कुछ छीना, लेकिन जो दिया है वो भी कम नहीं है। कम से कम उस आधार को कभी भूले ना, उस विचार को कभी ना भूलें। उस समय के जो संवेदनाएं जागृत हुई थी अचानक से, उसको हमें सब बचा करके संजो के रखा जाए अगर, तो मुझे लगता है कि यही नेगेटिव पलों के पॉजिटिव एस्पेक्ट हो सकते हैं। और जहां तक मेरे अपने व्यक्तिगत, मैं हर एक नेगेटिव में पॉजिटिव ढूंढ लेती हूँ। तो मुझे लग रहा है कि ये भी उसी की देन है कि चल रहा है काम। उसके बाद लगा कि जीवन तो आनी और जानी है, एक दिन ये सांस रुक जाएगी, चाहे वो वजह कोई और बने, कोरोना बन सकता है या कुछ और बन सकता है, लेकिन मृत्यु अटल है, सत्य है। सभी लोगों को जाना है यहाँ पे, और सभी को अपने दायित्व निभा के जाने हैं। दायित्व हर एक पल होता है, किसी समय विशेष में नहीं होता है। तो हम लोग कर रहे हैं और कोशिश करते हैं कि जितने लोग जुड़े उन्हें उस एहसास को भी जागृत कर सके, और ये बताया जा सके, वो दिखाया जा सके कि भाई एक दिन सब खत्म हो जाएगा, और खत्म होने के पहले जीना आवश्यक है। तो जी भर के जिए। कुछ प्रॉब्लम है, नेट की प्रॉब्लम लग रही है हमको, या तो मेरे यहाँ प्रॉब्लम है या नेट की प्रॉब्लम है। नेट चला गया। मेरे साथ बहुत समस्या है, पता नहीं क्यों हो रही है, ये नहीं मालूम मुझे। लेकिन मुझे लग रहा है कि मैंने अपनी बात लगभग सीमित शब्दों में, सीमित समय में रखने का प्रयास किया है। और कहने को बहुत कुछ हो सकता है, कहाँ तक कोई कहेगा। संवेदना ही आवश्यक है, वो जागृत रहनी चाहिए बस इन बातों के साथ सभी को। बहुत बहुत अच्छी बात आपने बोली स्मिता जी, संवेदना जागृत रहनी चाहिए, संवेदना आवश्यक है, और सारी बातें अपनी जगह है। लेकिन हमारे अंदर संवेदना है तो हम एक दूसरे के लिए संबल बन सकते हैं। वो काम आप आज भी बखूबी निभा रही हैं। और आपने कहा सकारात्मक, इसमें कोई शक नहीं कि वो जो समय था ना, बहुत कुछ खोया तो हमने, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन पाया भी है। और उसी पाने का ही नतीजा कि आज हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और वैश्विक स्तर पर जुड़े हुए हैं। अमेरिका से जुड़े हैं, नाइजीरिया से जुड़े हुए हैं। कहाँ पता था उन लोगों के बारे में? इन पटलों के माध्यम से तमाम ऐप आए उस समय, उसी ऐप के माध्यम से हम लोग कहाँ से कहाँ जुड़ चुके हैं। आज घर बैठे
किसी को कोई नहीं जानता था, लेकिन हम जानते हैं अब, आज बहुत अच्छी तरह से जानते हैं एक दूसरे को। थैंक यू अस्मिता जी। अखिलाश जी की बात अधूरी रह गई थी, पूरी बात हो नहीं पाई थी, बीच में काटना पड़ा था क्योंकि शकुंतला जी बार बार चाह रही थी जल्दी करना, और तो हमें उनको भी लाना था। मुझे तो हाँ, मुझे ये लग रहा है बनारस कि मोटे तौर पे बातों को मैंने भी रखी दिया था। मिला जुला के हर जगह का मामला वही था कि इस महामारी ने अनिश्चितता, अकेलापन, भय और पीड़ा, ये सारा कुछ हम लोगों को दिया, और इसके साथ एक सामाजिक समरसता और सामाजिक सौहार्द भी दिया। ये बड़ा नजदीक से हम लोगों ने देखा है। हमारे बहुत से मित्र ऐसे थे जो सामाजिक क्षेत्र में कार्यरत हैं, और उन्होंने सामने से फोन करके मुझे कहा कि यार 5-5 किलो के राशन की थैलियां बना रखी हमने, जिन्हें आवश्यकता है कृपया मुझे बताइए। तो आवश्यकताओं के लिए मेरे पास फोन आ जाते थे, इसलिए कि मैं भी सामाजिक संगठनों से जुड़ा हुआ हूं, तो काफी जगह से फोन आते थे। अलावे उसके प्रशासन ने, मैंने पहले भी बताया कि प्रशासन ने हम लोगों को इतनी मदद मुहैया कराई थी कि मेरे आवास के बगल में ही रेलवे का हॉस्पिटल है। वो रेलवे का हॉस्पिटल पूरी तरह से कोविड हॉस्पिटल घोषित किया गया। वहां से दवाइयां मेरे घर पे भेजी जाती थी। मेरा घर दवाइयों के लिए डिपो बना हुआ था कि जो लोग संक्रमित हो गए और अपने घरों में हैं, वहां तक दवाइयां भिजवाने का प्रबंध करें। तो ये सारे प्रबंध हम लोगों ने किए, और उस टाइम में करके बड़ा अच्छा लग रहा था। ऐसा नहीं कि केवल हम ही लोगों ने किया, जब मैं संक्रमित हुआ तो मेरे दोस्तों ने भी किया मेरे लिए। तो वही मैं कह रहा हूं कि एक सामाजिक समरसता और सौहार्द जो मिल गया है इस कोरोना में हम लोगों को, ये अगर हम बरकरार रख सकें तो मानवता बच जाएगी। बहुत बहुत आभार। मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बिल्कुल सही कहा आपने। अब हम चाहेंगे कि आदरणीय लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी सब कुछ सुन रहे हैं बहुत देर से, और अभी जुड़ना चाह रही थी साधना जी, संध्या दीक्षित जी। वो कह रही है कि लिंक खुल नहीं रहा है। अब लिंक क्यों नहीं खुल रहा हम कुछ कह नहीं सकते हैं। पहले भी हम कर चुके हैं, इस तरह लिंक दे चुके हैं, एक आध चर्चा में ऐसे बुला चुके हैं, ओपन चर्चा करवा चुके हैं, लिंक दिया है, खुला है, लोग आए हैं श्रोता में से। अभी ये लोग कह रहे हैं लिंक खुल नहीं रहा है। तो कभी कभी डायरेक्ट लिंक नहीं खुलता है, कभी कभी डायरेक्ट लिंक नहीं खुलता है, तो उसे कॉपी करके और क्रोम पे डाल दे तो खुल जाएगा। जी, आप सुन रही है संध्या जी, संध्या दीक्षित जी, आप सुन रही हैं अगर, तो आप इस तरह से आ सकती हैं, कॉपी करके क्रोम पे डाल करके जुड़ेंगी तो जुड़ जाएंगी आप। आ जाइए, और हम चाहेंगे कि महेंद्र अलंकार सर भी जुड़े हुए, अगर आना चाहें और कुछ कहना चाहते हैं अपने अनुभव को बनारस के बारे में तो जरूर कहें। मैं इंतजार कर रही हूँ। तब तक मैं आदरणीय लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी को उनके वक्तव्य के लिए बुलाना चाहती हूँ। बहुत देर से आपने सुना, सबको सुन रहे हैं, बहुत सारी बातें हुई। आप इसको बता सकते हैं कि बहुत सी बातें कौन सी नहीं हुई हैं जो होनी चाहिए, और मैं आपसे चाहूंगी कि आप अपने वक्तव्य में उन सब बातों को भी कहें जो होनी चाहिए थी और हुई नहीं है। हम लोगों की बुद्धि के परे की बात शायद हो सकती है, इसीलिए मैं आपको आमंत्रित करती हूँ कि आप आए और एक बड़े फलक पे, अपने बड़े फलक पे आप विस्तार से अपनी बात यहाँ पर रखें। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत साधुवाद आपको कि आपने ये कार्यक्रम रखा, क्योंकि बहुत जरूरी है कि हम जो इस तरह के, अभी क्योंकि मुझे लगता है भारत की बात करें तो बंटवारे के बाद शायद ये सबसे भयानक एक त्रासदी थी, हालांकि पूरी दुनिया झेल रही थी इसको। मैं सबको तो नहीं, सच कहूं तो मैंने बीच में सुना, फोन आते रहे, ये सब हुआ तो नहीं, पूरी तरह से तो नहीं सुन पाया, इसलिए बहुत सारी बातें हाँ सुनी भी मैं, लेकिन बिल्कुल अलग तरह से कुछ बातें कहूंगा और एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में कहूंगा। बाकी सब तो दोहराने की कोई आवश्यकता नहीं है कि अब सब वही बातें, सबके साथ वही हुआ है। मेरा तो बेटा डॉक्टर है, तो वो पूरे टाइम पूरे समय कोरोना, जिसको योद्धा कहते हैं, वो बना रहा। मेरी बिटिया पूरे टाइम लैब में जाती, वो अमेरिका में है, और उसको इसी से जुड़ा हुआ काम भी दिया गया था, और पूरे टाइम वो अपना लैब में जाती रही, तो कोरोना काल में भी। और लेकिन मैं जो कुछ बातें ये कहना चाहूंगा जो हमें शायद एक देश के नागरिक के रूप में हम सबको याद रखने की जरूरत है। पहली बात मैं ये कहूंगा कि देखिए, बहुत सारी हमसे चूकें हुई, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है एक देश के रूप में। मैं वो, आप पता नहीं इस पर कोई बात हुई नहीं हुई, मैं नहीं जानता, मैं नहीं सुन पाया, या तो कि 30 जनवरी की बात है, ताइवान नाम के देश में पहला केस उन्होंने देखा, और 31 जनवरी से उन्होंने अपनी उड़ानों पे रोक लगा दी। जो उड़ानें आनी थी उनको रोक करके जो व्यवस्था थी वो की गई, और उस देश में
एक 80-82 साल की महिला शायद इस पूरे समय में उसका निधन हुआ, लेकिन उसके साथ बहुत सारी बीमारियां और भी थी, लेकिन वहां कोरोना से मौतें नहीं हुई। और इसी तरह बहुत सारे देशों ने इस तरह से कुछ किया, और जो अनुपात है कि आबादी की तुलना में मृत्यु का अनुपात, वो बहुत सारे देशों का हमसे बहुत बहुत आगे था। हम बहुत, जहां तक केसों की बात है, हम तो पूरी दुनिया में हम मेरे ख्याल से कभी 2 नंबर पे, कभी 3 नंबर ऐसे ही रहे, और मौतों के मामलों में भी हमारी यही स्थिति रही 200 देशों में। अब इसमें यही कि वो उन्होंने तो 30 जनवरी 21 जनवरी को पूरा उड़ानों पर रोक लगाया, हमने 52 दिन लगाए। तो ये भी हमें देश में, ये कम से कम एक नागरिक के रूप में ध्यान रखने की आवश्यकता है। 52 दिन बहुत होते, 52 डेज, क्योंकि ये बीमारी तो थी उस तरह की कि आयातित जिसको बीमारी कहते हैं। फिर जो है उसमें जब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये घोषित कर चुका था कि ये बहुत भयानक महामारी है, तब भी हमने बहुत बड़े बड़े आयोजन किए, चाहे वो ट्रम्प का आगमन हो या मध्य प्रदेश उधर चुनाव की व्यवस्था हो। अब मैं दोहराना नहीं चाहता कि चेन्नई के हाईकोर्ट ने हमारे चुनाव आयोग के लिए क्या शब्द इस्तेमाल किए थे अपनी टिप्पणी में। तो ये कहीं ना कहीं एक मतलब जो हमारी एक राजनीति का रूप है, हमें उस पर भी विचार करना है कि हम नागरिक के रूप में हम शायद वो दबाव नहीं बना पाते, और ये हुआ और लगातार होता रहा। तो ये भी एक वो हमें चिंता की बात है। एक पहलू जो आता है, इससे पहले 100 साल पहले जब इसी तरह का फ्लू, वो कोरोना तो नाम तो नहीं दिया गया था उसको, लेकिन उसमें पूरी दुनिया में 5 करोड़ लोग मरे थे, और भारत से करीब करीब 1 करोड़ लोग मारे गए थे। और 5 करोड़ लोग इसलिए मरे थे कि हमारे भारत की बात नहीं है, दूसरे देशों में भी यही हुआ था कि लोगों ने डॉक्टरों की बजाय, हालांकि तब इतना टेक्नोलॉजी इतनी आगे नहीं थी, फिर भी लोग डॉक्टरों की बजाय दूसरों पर गए। मतलब हर धर्म में यही सब होता है, पूरी दुनिया में होता है, और वो तांत्रिकों और इसके उसके उनके सबके पास गए। भारत में ये बात, ये भी हमें ध्यान रखने की बात है कि जो धार्मिक, जिसको हम कहते हैं इसको कहें कि अंधविश्वास की बात है। अब मुझे वो घटना याद आती है कि एक तांत्रिक था जिसने लोग, अब देखिए वही है कि अब उस पर भी बात करेंगे, अस्पतालों की जो भूमिका थी। अब लोग जो बेचारे गरीब लोग थे उसके पास गए कोरोना के उस परेशान होकर के, और वो मुंह से फूंकता था, और वो खुद कोरोना ग्रस्त था। उसने 144 लोगों को मुंह में फूंका, और वो 144 के 144 लोग मारे गए, और जो आंकड़ा सामने आया, और वो खुद भी मरा। इसी तरह कहा गया कि नहीं नहीं, कुंभ से कोई नहीं। अब देखिए, फिर जब महामंडलेश्वर जो है उनमें की मृत्यु हुई, तब थोड़ा हमारी जो है एक वैज्ञानिक चेतना जागृत हुई कि भाई इससे क्या उससे फर्क पड़ता है। तो यहाँ इन बातों को भी हमें ध्यान रखने की जरूरत है कि वो हम इन अंधविश्वासों में उलझ जाते हैं और फिर अपना नुकसान कर। मैं व्यक्तिगत रूप से कानपुर के उस परिवार को जानता हूँ जिनको बहुत रोका गया था कि भाई इस भीड़ भाड़ में मत जाओ, फिर सब के सब उसमें से बच्चे ही बचा, जैसे वो अभी बता रही थी स्मिता जी। और ये कितना दुखद है, मेरा परिचित परिवार है। तो एक ये पहलू जो है ध्यान में। अब एक मुद्दे की बात यह है कि जैसे हमारे देश में एक जमाने में लाल बहादुर शास्त्री के जमाने में मैंने वो खाए, तो गेहूं आते थे अमेरिका से, और लाल लाल छोटे छोटे। तो एक संकट था जब शास्त्री जी ने कहा कि हम सोमवार को अन्न नहीं बनाएं और वो फल खाएं या जो भी करें। तो उसके बाद ये हुआ कि एक देश में ये सोचा गया, और पूरे फिर हरित क्रांति की नींव रखी गई, और हरित क्रांति का लाभ हमने फिर बाद में देखा कि अब हम अन्न जो है न केवल आत्मनिर्भर हो गए, बल्कि हम दूसरे देशों को निर्यात करने की स्थिति में आ गए। ऐसे ही मेरा एक नागरिक के नाते मेरी एक अपेक्षा थी या कामना थी कि ये जो हमने भोगा है, जिस तरह से इतनी सारी लाखों मौतों को भोगा है, तो शायद हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी आमूल चूल उसमें बदलाव आ जाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो निजी अस्पतालों ने जिस तरह से लूट मचाई है, जिस तरह से कि पहले आप इतने जमा करो तब आपको वो मिलेगा, और जो बहुत तरह की जो दुर्व्यवस्थाएं सब देखी गई, उसके बाद यही कामना थी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। निजी अस्पतालों को लूट उसी तरह बरकरार है। हाँ, सरकारी अस्पतालों में कई जगह बेड बढ़ गए, कुछ हो गया, वो जो हो गया कॉस्मेटिक जिनको हम कहते हैं, लेकिन उस तरह से कोई व्यापक कोई परिवर्तन हमें देखने को, एक आमूलचूल बदलाव की जो जरूरत है वो शायद देखने को नहीं मिला। ये भी एक बहुत दुखद सा एक प्रसंग मुझे लगता है। और जहां तक इसकी बात है,
तो ये बात हालांकि वो दोहराव ही होगा कि जिस तरह से हमने बहुत सारे लोगों को उस तरह से उस तरह की बलिदान की जो भावना, त्याग की भावना, सेवा की भावना, उसको भी देखा। लेकिन वो भी देखा कि किस तरह से जैसे न केवल अस्पताल बल्कि और बहुत सारे जो जहां जहां जिसको मौका मिला कि अब एम्बुलेंस में भी लोगों ने उसको ले जाने की जो है तो उसमें भी कुछ किया, गड़बड़ किया, ये किया। तो ये सब जो है एक देश के नाते कि हम इतनी ऊंची ऊंची जब बातें करते हैं, हम तो बहुत मानवीय मूल्यों की और दुनिया के हम विश्व गुरु बनने की कामना करते हैं, तो ये सब हमारे जब भी कोई विपत्ति आती है तो एक ये दूसरा पहलू होता है। वो ठीक है, कुछ लोग हैं जो मानवता के लिए इतना सब कुछ करते हैं, बहुत लोग करते हैं, लेकिन उससे कहीं ज्यादा लोग जो है उस पर तुल जाते हैं कि कैसे मुनाफाखोरी की जाए, कैसे उसका लाभ उठाया जाए। ये जो एक पहलू है वो भी एक चिंताजनक है। मैं कहा, और जिस तरह से मजदूरों का पलायन हुआ है, जिस तरह वो सैकड़ों मील पैदल चल के गए हैं, अब उन्हें उन्हें तो यही पता था कि ट्रेनें सब बंद हैं। अब वो ट्रेन की पटरी पर जिस तरह कटे हैं, अब वो एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण जो है वो स्थितियां, तो वो ये काम बड़ी आसानी से शायद अगर उस तरह सरकारें जागरूक होती तो इसको रोका जा सकता था। खाली कहने भर से नहीं होता, लेकिन उनके लिए उस तरह की व्यवस्थाएं अगर की जाती। अब ये भी सच है कि बहुत सारे देशों में, मैं 2 साल अमेरिका रह के आया, वहां का भी अध्ययन किया, तो बहुत सारे देशों ने अपने कर्मचारियों को, अपने नागरिकों को बाकायदा अपनी तरफ से बहुत सारे अनुदान या उस तरह की चीजें हुई। लेकिन हमारे देश में हम अपने गरीब मजदूरों को महानगर के लोग नहीं संभाल पाए, नहीं रोक पाए, तो वो दृश्य जो है कभी भी आंखों से हमारे जो है ओझल नहीं हो सकते। तो एक तो ये है, और और बहुत सारी जो है पहलू हालांकि इसमें निकलते हैं, और लेकिन यही है कि कहीं न कहीं जो है वो, अब कई बार हमने क्या किया कि हमने तुलना मिलाई कि अगर वो फला विकसित देश है और वहां इतनी मौतें हुई, हम ओलंपिक से तब तुलना नहीं मिलाते कि ओलंपिक में वो इतने 100 से ज्यादा गोल्ड मेडल ले आते हैं या इतने सैकड़ों वो ये ले आते हैं, हम वहां वहां तुलना नहीं मिलाते। लेकिन कई जगह हम गलत गलत तरह की तुलनाएं मिलाने लगते हैं। और ये भी देखा गया कि कैसे जो है वो जैसे कि अब जैसे याद आता है कि कहीं न कहीं हम जब एक उसने कहा, एक हमारे देश के नेता ने, और कि भाई वो उसने वो 19 नवंबर शायद जनवरी का ट्वीट है, तो उसका उपहास किया गया। तो हम लोग, एक तो ये भी है कि हम एक दूसरे बजाय दलगत जो है भावनाओं को छोड़ करके अगर एक दूसरे की राय का सम्मान करें, तो वो भी शायद हमारे लिए और जो है बेहतर स्थिति होती। तो ये कुछ बहुत सारी तरह की बातें थी कि जो हम शायद इसमें चूक गए, और जो है ये बहुत बड़ी-बड़ी चूकें थी, और जिनकी वजह से जो है लाखों लोगों की मृत्यु हुई। जैसे कि अचानक से, अब सोचिए कि अचानक से हमने 5-6 घंटों के फासले में सब कुछ बंद कर दिया। अब कोई कहाँ गया है, कोई इंटरव्यू देने गया है, कोई किसी बीमारी की स्थिति में गया है, कोई बच्चों को पड़ोसियों के भरोसे छोड़ के गया है। वो जो त्रासदी है जब उसकी हम कल्पना करते हैं, अब उस पर कोई विस्तृत अध्ययन हुआ, नहीं हुआ, क्या हुआ, लेकिन वो भी बहुत एक भयानक स्थिति बनी। क्योंकि ठीक है कि जहाँ-जहाँ स्थितियाँ थी उनको, उन कॉलोनियों को, उन शहरों को वहाँ करने बजाय हमने पूरा एकदम से सब कुछ बंद कर दिया पूरे देश में। कि इस कल्पना में कि शायद ऐसे-ऐसे इतने दिन रहेगा तो वो हम उससे मुक्त हो जाएँगे, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो ये ऐसी चीजें जब बहुत गंभीर सी मामले होते हैं, वहाँ एक एक देश के रूप में एक जो सरकारें हैं उनको बहुत ज्यादा गंभीरता से, जिम्मेदारी से, और आपस के एक दूसरे के विचारों के जो विद्वान लोग हैं, जो वैज्ञानिक लोग हैं, जो समाज सेवी हैं, उनको सबको साथ लेकर के ही उस तरह के अगर निर्णय किए जाएं तो शायद ज्यादा अच्छा होता। तो बहरहाल बहुत सारी बातें, लेकिन ये बात हालांकि अब वो बहुत कुछ मतलब नकारात्मक ये हुआ। व्यक्तिगत रूप से बात करें तो यानी सुबह किसी से बात होती है और पता चलता है, दूसरे दिन पता लगता है कि अचानक से तबीयत बिगड़ी और उनको अस्पताल ले गए, और वो इस तरह के बहुत सारे मित्र और बहुत सारे इस तरह के हुए जिनको उस तरह अगर हम बात करें तो उनको तो कभी उस तरह भुलाया नहीं जा सकता। जो दूसरी लहर आई वो बहुत भयानक एक त्रासदी थी। लेकिन जो जो बात कही जा चुकी है इसमें भी कोई संदेह की बात नहीं है कि 3 चीजें मैं हालांकि कही जा चुकी है बात। वो ये है कि देखिए, हिंदी
इस सब तमाम जो कुछ नकारात्मक हुआ, दुखद हुआ, उस सब के बावजूद जो सकारात्मक जो हुआ, एक तो पूरे दुनिया से ये इस तरह के पटल शुरू हुए, तो हिंदी का बहुत 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 बड़ा काम हुआ, हिंदी के प्रसार का। और मेरे जैसा व्यक्ति जो पूरा कविता में पूरी तरह डूबा हुआ है, बहुत सारी पत्रिकाएं, बहुत सारा, लेकिन जब तक ये नहीं हुआ था, ये पटल नहीं आए थे डिजिटल, तब तक सच बात है कि सैकड़ों प्रतिभाओं से हम वंचित थे। और ये बहुत बड़ा काम हुआ कि जो है पूरे दुनिया के जो इस तरह के लोग हैं, वो साहित्य में हो, कला में हो, संगीत में हो, थिएटर में हो, या सिर्फ सामाजिक जो विचार विमर्श की बात हम करें, तो ये जो एक पूरे दुनिया में इस तरह से जो कार्य हुआ, वो उसके लिए तो मतलब मानना पड़ेगा कि ये बहुत बड़ी क्रांति जैसी हो गई हमेशा के लिए। अब बहुत सारे न्यूज़ चैनल भी उसका इस्तेमाल कर रहे हैं बहुत जगह पर, और ये जो हम लाखों रुपए खर्च करके ऑफलाइन कार्यक्रम, अब शहरों में क्या होता था, बड़े दिल्ली जैसे नगर को छोड़ दें, तो किसी शहर में बहुत छुटपुट इस तरह से कार्यक्रम होते हैं, लेकिन अब ये जो सहूलियत आ गई, इसने हमको बहुत जिस तरह से एक वरदान की तरह हमें जोड़ा है, वो बहुत बड़ी, निश्चित रूप से वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि हमारी हमेशा हमेशा के लिए हो गई। पर कुल मिलाकर के एक देश के नाते हमारी सरकारों को, हमारे जो राजनेता हैं या हमारे जो ओपिनियन मेकर्स हैं, उनको कहीं न कहीं विचार करना पड़ेगा कि जब कोई ऐसी इस तरह की महामारी हो, और आगे से आगे, पहले से पहले हम किस तरह से तैयार रहें और किस तरह की व्यवस्थाएं हों, और किस तरह से हम उसमें से जो तमाम विकृतियां, भ्रष्टाचार ये आता, उनको रोक सकें, उस पर कहीं न कहीं एक मुझे लगता है कि जैसे कि अब वो बताइए, संसद में बयान दिया गया कि ऑक्सीजन की कमी से किसी की मृत्यु नहीं हो, बताइए कौन, फिर कोई ये इस बात को कोई मानेगा? क्योंकि तो अब ये सब चीजें जब हम सुनते हैं, इस तरह देखते हैं, हाँ प्रचार जो है, हम लोग तो खैर अब ऐसे लोग हो गए हैं भारत वाले कि अपने झूठे प्रचार में, झूठे जो आते हैं संदेशे आ जाते हैं व्हाट्सएप पे, उसी से खुश हो जाते हैं, और उसी में एक समानांतर दुनिया बना ली हमने झूठ के, और उसमें खुश हो जाते हैं। लेकिन जमीनी सच्चाइयां जो है बहुत थोड़ी बहुत टेढ़ी मेढ़ी हैं, और वो जमीनी सच्चाइयों को नहीं समझा, तो फिर वही होगा कि हम बिल्कुल मान के चलते रहे कि नहीं नहीं, हमने तो बहुत कोरोना को बहुत उस तरह से नहीं संभाल लिया, ये कर लिया। इसके बावजूद कि जबकि हम जानते हैं कि सबसे ज्यादा केस भारत में हुए, यानी नंबर 3 में, कभी 2 नंबर, कभी कुछ, या मौतों के सिलसिले में, और बहुत तरह की, मतलब अब उसमें देखिए एक चीज और ध्यान आती है, ये मेरे परिवार का ही किस्सा है, बाकायदा कोरोना हो चुका था, सारे लक्षण सब कुछ था, और अस्पताल, सरकारी अस्पताल ने कहा कि नहीं, कुछ ऐसे हमें अब ऊपर से आदेश हैं कि अब वो मतलब ताकि, क्योंकि केस कम दिखाने हैं, इसलिए वो नहीं, फिर वो किसी तरह उन्होंने बिना मतलब औपचारिक भर्ती किए, मानवता के आधार पे एक रात के लिए रोका कि भाई आप कहीं और ले जाओ, सरकारी यहाँ तो इस तरह से नहीं हो पाएगा। तो ये सब भी हुआ, यानी जब वो कोई इस तरह की महामारी और सरकारें इस तरह का रवैया अपनाए, ये बहुत दुखद है। मैं किसी प्रदेश का नाम नहीं लूंगा, ना किसी से, उससे मतलब ही नहीं कोई, कौन सा दल, कौन सा नेता, कौन सा क्या, वो बात नहीं है। एक देश के नाते, एक समाज के नाते, एक शब्द सुसंस्कृत समाज के नाते, एक जागरूक देश के नाते, ये सारी बातें मुझे लगता है ये सोचना, समझना और विचार करना और सरकारों पर दबाव डालना, ये बहुत जरूरी है, ऐसा मैं मानता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मुझे ऐसी उम्मीद थी कि मेरे फलक पे आप बात करेंगे, और बिना कोई टारगेट किए अपनी सब बात कह देना यहाँ बहुत जरूरी था, क्योंकि हम सब अब चूंकि ये पटल शुरू किया है और कुछ उद्देश्य लेके ही है, तो इन सब विषयों पर भी बात होना चाहिए, समाज में जाना चाहिए। केवल नाचना, गाना और कविता पाठ करना ही हमारे पटलों का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। ये वरदान तो मिला ही हमको, तो उस समय में इस वरदान का हमें कहीं ना कहीं सदुपयोग भी करना चाहिए। उसी सदुपयोग के तहत और एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आज इस विषय पर चर्चा हमने रखी है, क्योंकि थोड़ी जिम्मेदारियां हम सबकी बनती हैं समाज में, तो जितना हो सके तो हमने किया, कोशिश करते हैं और सबको करना चाहिए। उस समय आपको बस मैं, हालांकि इन सब चीजों से मैं भी 2-4 हुई हूँ, मेरे घर में एक साथ ही 3-4 लोग पड़ गए थे, और कई लखनऊ में तो कोई मैं यहाँ बिस्तर पे, मतलब बहुत बुरी स्थिति थी। खैर हमें सब लोग कह चुके हैं, मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था, ऐसा ही कुछ था। उसी बीच मैंने पटल शुरू किया था। उस समय मैंने सोशल मीडिया से शांति पाठ ज्वाइन किया। हमारी फ्रेंड के हस्बैंड की डेथ हुई
और शांति पाठ में जाना है, कैसे जाया जाए, तो मैं सोशल मीडिया के थ्रू जूम पे करवाया था। तब मेरा पहली बार सोशल मीडिया से सावका पड़ा था कैसे किया जाता है। उस समय मजदूर जा रहे थे, मजदूरों की बातें हुई हैं। उस समय मैं बहुत दुखी शायद हो गई थी, क्या हुआ था मुझे नहीं पता। मैंने उन पर एक कविता लिखी, मैं इस कविता से आज के प्रोग्राम का एंड करना चाहती हूँ। मजदूरों के लिए जो लिखी थी मैंने कविता, देखिए उनका तो काम चलेगा नहीं वापस लौटे बिना, उस समय जाना भी मुश्किल था उनका। तो मजदूर क्या कहता है, उस समय जो मैंने महसूस किया अपने संवेदना के स्तर, उससे मैंने वहां पर लिखने की कोशिश की। लिखा मैंने, जाने दो, ये जाने दो, सुनो अभी तो मैं जा रहा हूँ जाने के लिए, सुनो अभी तो मैं जा रहा हूँ जाने के लिए, जाने दो, आऊंगा, गांव तो पहुंचू पहले जहां भूख के पेड़ उगाए थे, आऊंगा, गांव तो पहुंचू पहले जहां भूख के पेड़ उग आए थे। यहाँ तो आजकल भूख की खेती होने लगी है। उस वर्तमान पीरियड की बात है, उस समय जो चल रहा था। यहाँ तो आजकल भूख की खेती होने लगी है, आऊंगा जीवित रहा तो, आऊंगा जब पेट बोलेगा तो, आऊंगा यहीं जिसे तुम अपना कहते हो, आऊंगा दरार पड़ी हुई तुम्हारी छत डालने, आऊंगा ढाबे की आग जलाने, आऊंगा कारखाने में अपने हथौड़े के साथ, आऊंगा सड़कों पर तारकोल डालने, आऊंगा वो सब कुछ करने के लिए जो तुम नहीं कर सकते। क्या बात है। मुझे पता है विकलांग हो तुम मेरे बिना, मुझे पता है विकलांग हो तुम मेरे बिना, दृष्टिहीन हो गए हो सत्ता के अभिमान में, भूलने की भूल कर रहे हो तुम इस रिश्ते को। जा रहा हूं बहुत से भाव लिए, जा रहा हूं बहुत से भाव लिए वितृष्णा के, तुम फिर से कोई पैकेज दोगे, बरगलाओगे, भरमाओगे, लेकिन विश्वास में पड़े दरार को जोड़ नहीं पाओगे, लेकिन विश्वास में पड़े दरार को जोड़ नहीं पाओगे। फिर से तुम जाने दो, मुझे जाने दो, फिर आऊंगा, फिर आऊंगा। इसी कविता के साथ उस समय के स्थिति को याद करते हुए और मैं अब समापन की घोषणा करती हूँ। सबका आभार व्यक्त करती हूँ। हरीश अरोड़ा साथ जुड़ नहीं पाए, कोई रीजन होगा, कोई जवाब भी नहीं आया उनका, और क्यों नहीं जुड़ पाए पता नहीं, वर्किंग डे था शायद, कहा तो था कि आएंगे, कोई बात नहीं, आप आ गए सर, पूरा हो गया। खैर, मैं तिवारी अलंकार स्थल से मैं चाहती थी जाते, संध्या जी जुड़ना चाहती थी, नहीं जुड़ पाए ये लोग। मैंने मैसेज भी डाला क्रोम से, लिंक को पेस्ट करके करिए, नहीं आ पाए। खैर, कभी जरूरत पड़ी तो फिर से सेकंड एपिसोड करेंगे। जो लोग अपनी बात दोबारा कहना चाहेंगे, बात जनता में जा चुकी है पटल के माध्यम से, जो लोग पुनः चाहेंगे कि इस कार्यक्रम को किया जाए और अपनी अपनी बात कहना चाहते हैं, किया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इस तरह की चर्चा में भाग लेने में। याद रखना है हमको कि हमें अपनी मानवता को जिंदा रखना है, संवेदनाओं को जिंदा रखना है। कभी कुछ ऐसी स्थिति फिर आती है, जाहिर सी बात है आएगी, क्योंकि बहुत ज्यादा हम प्रदूषणित हो चुके हैं, तो आएगी, भगवान करे ना आवे, और अगर आई तो हम सब कम से कम एकजुट होकर के एक दूसरे का साथ दें, मानवता को याद रखें, भूलें नहीं, और जितना हो सके करें। इन्हीं सबके साथ अपने अंतिम विराम देती हूँ वाणी को, और आप सभी का धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि आप सबने 9:45 हो रहा है, 8 बजे से हो चुका, बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में भाग लेने के लिए और जुड़े रहने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। पटल के उस पार जो लोग जुड़े हैं उन सबको मेरा धन्यवाद, लोगों ने सुना है। धन्यवाद अनुजा जी, धन्यवाद स्मिता जी, और धन्यवाद वाजपेयी सर, थैंक यू।